नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी साथियों का। उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष एप्लीकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं महेंद्र चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों नमस्कार, राम राम, राधे राधे। अनुराधा जोशी, कैलाश चंद्र, टीना शर्मा, गिरिराज, विशाल, पायल, हरदीप, विमला, सब दोस्तों को एक साथ ही मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों बिना वक्त गंवाए अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। निर्मल बैच और निर्मल बैच में आज अपन राजस्थान वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। बाकी क्लासें आपकी कंटिन्यू चल ही रही होगी, व्यवस्थित क्लासें चल ही रही है। आज से अपना नंबर है, अपने राजस्थान इतिहास कला संस्कृति का जो विषय है उसके ऊपर इस सेशन में अपन बातचीत करेंगे। हाँ, राम राम भाई, सबको राम राम। मैंने एक साथ ही सबको राम राम कर लिया। आप समझ रहे हो, सबको अलग अलग से एक का नाम ले पाना तो असंभव सा है। सबसे पहले राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, इसके ऊपर अपन इस सेशन के अंतर्गत बातचीत करेंगे। एक तो राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास के साथ आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और कल्चर, इन दोनों के ऊपर अपन बातचीत करेंगे। सबसे पहले कुछ एक बातें जो कि अपने पहले से दिमाग में क्लियर रहे ताकि किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। अगले 1-2 मिनट तक मैं आपसे बातचीत कर लेता हूं। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति ये शुरू करने से पहले सिलेबस क्या है वो सारी बातें करेंगे, लेकिन पहली बात राजस्थान हिस्ट्री कल्चर पढ़ेंगे, साथ में आप आराम से नोट्स भी बना लेना, किसी टाइप की दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर चीजें मैं बोर्ड के ऊपर अंकित कर दूंगा, आपको लिखने का भी थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा। दूसरा, एक ही कमेंट को आप बार बार करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। आपके कमेंट जरूरी होगा तो उसका 100% रिप्लाई कर दिया जाएगा, और किसी कारणवश अगर इस कक्षा में कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं भी किया जा सके तो क्लास पूरी होने के बाद पूरी कमेंट की पीडीएफ मेरे पास आती है, उसको मैं पढ़ करके नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आपको पहले से दिमाग में याद रहे कि सर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, 100% इसी क्लास में समाधान हो जाए। बाई दफा कमेंट ज्यादा हो, अपन टॉपिक में लीन हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ऑनलाइन का भी कुछ धर्म होता है, उस धर्म का पालन आपको करना जरूरी होता है। कभी कभी मान लीजिए अपन कोई गहन चीज पर विचार कर रहे हैं और बीच में आपका कोई कमेंट आए तो उसको स्किप भी किया जा सकता है, क्योंकि उस समय आपके कमेंट को छोड़कर पूरे तमाम विद्यार्थियों का समय जाया नहीं किया जा सकता। इसलिए 99% पॉसिबिलिटी यह है कि इसी क्लास में आपके किसी जिज्ञासा का समाधान किया जाए, और अगर बाई दफा 1% किसी कारण से आपका इस क्लास में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सके तो आप निश्चिंत रहे, अगली क्लास में उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। लेकिन अपने को ध्यान ये रहे कि प्रश्न ऐसे हो जिनका कोई लॉजिक हो, कोई तुक हो, बेतुक का प्रश्न अपने नहीं करे, और अपने को आराम से इतिहास कला संस्कृति मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि जब पूरा हो जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, हिस्ट्री कल्चर मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई है और छोटा मोटा तो मैं खुद पढ़ा ही सकता हूं, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो धीरे धीरे सारी चीजें होगी, एक क्लास में सब संभव नहीं हो सकता है। इसलिए आराम से मजे मजे से क्लास ले, और आपको कहीं पर भी किसी टाइप का डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछे और 100% उसी क्लास में आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि कमेंट बॉक्स का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बार बार आप एक ही कमेंट को बार बार करोगे, इससे मेरा भी ध्यान भंग होगा, तमाम स्टूडेंट का समय जाया होगा। लॉजिकल क्वेश्चन है तो पूछना आपका अधिकार है, बताना मेरा धर्म है। इसी क्लास में बता दिया जाएगा, किसी कारण से नहीं बताया जाए तो नेक्स्ट क्लास में उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ये तो बेसिक सी बातें। अब अपन इतिहास कला संस्कृति के पाठ्यक्रम की उपयोगिता के बारे में, मैं नया हूं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सारे नए ही है भाई, सारे के सारे नए ही है, ध्यान रखना, सब के सब नए ही है। आपने क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा उससे कोई मतलब नहीं, आपको आराम से मजे से हिस्ट्री सिखा दी जाएगी, कल्चर सिखा दी जाएगी। अब देखो, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, सबसे पहले मैं इसकी उपयोगिता बता देता हूं, आपके कितनी काम आएगी, कितने मार्क्स है, आरएस प्री और आरएस मेंस दोनों की बता देता हूं, क्योंकि पहले से अपने को तैयार रहे कि यार ये सब्जेक्ट कितना उपयोगी है। क्योंकि
प्री और मेंस का एग्जाम पास करने के लिए आपके पास एक उचित योजना होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, अंक भार क्या है, वो आपके जहन में रहे, उसी के अकॉर्डिंग उसको। अब कोई सब्जेक्ट मान लीजिए आई 2 क्वेश्चन रहे हैं और आप उसको 300 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो एक मूर्खतापूर्ण काम होगा। इसलिए किस सब्जेक्ट की क्या उपयोगिता है अपने पाठ्यक्रम के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग अध्यापक भी समय ले। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ रहे हो 5 और मैं आपको विद्वान बना दूं 500 घंटे पढ़ा करके, तो फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी उपयोगिता, आपका सिलेक्शन, आपका नॉलेज, ये तमाम चीजें हमारे लिए मायने रखती है। इसलिए पहले अपने दिमाग में किसी भी विषय की उपयोगिता होना जरूरी है, पहले से उपयोगिता होना जरूरी है। ठीक है। आरएस प्री के अंदर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चनों की संख्या 18 से 21 के बीच रहती है। कभी 17 हो जाते हैं, कभी 19 हो जाते हैं। आरएस प्री के क्वेश्चन के अंदर, यानी जो प्री का एग्जाम होगा उसके अंदर इतिहास और कला संस्कृति दोनों के क्वेश्चन मिला करके 18 क्वेश्चन, 18 से 21 क्वेश्चन होंगे। 18 से 21 क्वेश्चन, और अब इसको 1.33 से गुणा कर देना, जितना अंक बार आएगा आ जाएगा। मेंस की अगर बात करूं आरएस मेंस के अंदर, तो 25 से लगाकर 30 अंक की बात कर रहा हूं मैं, 30 मार्क्स की बात कर रहा हूं। यानी इतिहास और कला संस्कृति जो है ये आरएस प्री के अंदर तो आपके 18 से 21 क्वेश्चन है, और मेंस के अंदर 25 से 30 आपके अंक है। यानी 3 छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले, 3 बड़े बड़े क्वेश्चन या 2 बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले, और 1 10 नंबर का क्वेश्चन। ये पैटर्न हमेशा अपना रहता है। तो मेंस आपके सामने है 25 से 30 और प्री है 18 से 21 क्वेश्चन। तो ये तो पहले अपने जहन में रहे कि अच्छा ये अपना उपयोगी है। आज से ही नोट करना है क्या जो आप बोर्ड पर लिखवाओगे? बिल्कुल मैं बोल दूंगा, अभी अपन केवल उपयोगिता की बात कर रहे हैं, तो ये है जहन में रहे। ठीक है। 18 से 21 क्वेश्चन प्री में और 25 से 30 अंक है आपके मेंस के अंदर, इतिहास और कला संस्कृति दोनों का, केवल हिस्ट्री का नहीं। हिस्ट्री और कल्चर दोनों मिक्स है, हिस्ट्री कल्चर दोनों के मिलाकर 18 से 21 क्वेश्चन है। और मेंस में 25 से 30 मार्क्स से, किसी जैसे पिछले वाला जो मेंस था 21 वाला, उसमें 29 नंबर का आ गया था, इससे पहले वाले में 32 का आ गया था, उससे पहले वाले में 22 का आ गया था। एक एवरेज रेशियो है कि 25-30। यूं जरूरी नहीं है कि 25 ही आएंगे, 25 आ सकते हैं, 27 नंबर का आ सकता है, 32 नंबर तक जा सकता है, 22 नंबर का आ सकता है। एवरेज जो पिछली 2013, 16, 18, 21 इन मेंस का अगर एवरेज निकाला जाए तो आपका मार्क्स आता 25 से 30। एवरेज निकाला जाए तो किसी में 18 क्वेश्चन है, किसी में 20 है, किसी में 21 है प्री के अंदर, तो ये आपका ठीक है। ओके। अब देखिए राजस्थान हिस्ट्री की उपयोगिता के बाद पाठ्यक्रम क्या है। पहले अपन इतिहास की बात करेंगे, फिर कल्चर की बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने के बाद कल्चर जो है उसकी 25-30% बातें अपने पहले से दिमाग में सेव हो जाती है। इसलिए कल्चर पढ़ने से पहले हमेशा इतिहास पढ़ा जाना चाहिए। जब तक इतिहास ही अपना नहीं पता तो कल्चर कैसे पढ़ा जाए। राजस्थान इतिहास का पाठ्यक्रम की मैं बातचीत कर लेता हूं। राजस्थान इतिहास सिलेबस क्या क्या है आरएस प्री और मेंस दोनों के अंदर मिला करके। इतिहास और कला संस्कृति एक साथ पढ़ाओगे क्या? अरे भाई साहब, इतिहास कला संस्कृति एक साथ कैसे पढ़ाई जा सकती है? पहले इतिहास पूरा होगा, उसके बाद कल्चर आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है। हिस्ट्री अगर अपन पढ़ते हैं तो 25-30% कल्चर अपने साथ में कवर हो जाती है। अपन पूरी कल्चर को विस्तार से पढ़ेंगे, पूरे हिस्ट्री को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं कुछ और बातें आपके दिमाग में पहले से सेव कर देता हूं। कई लोगों के मन में हजारों टाइप के कंफ्यूजन की स्थितियां रहती है। इतिहास कला संस्कृति में पहले इतिहास पढ़ेंगे, फिर कल्चर पढ़ेंगे। इतिहास का और कल्चर दोनों का मिलाकर के वेटेज है 18 से 21 क्वेश्चन प्री में, और हिस्ट्री और कल्चर का मिलाकर 30 अंक मेंस के अंदर। पहले हिस्ट्री फिर कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों आप ही कंप्लीट करवाओगे क्या? दोनों मैं ही कंप्लीट करवाऊंगा। हिस्ट्री और कल्चर जो है, अभी अपन पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बाद की बात है कल्चर पढ़ना। अभी आपका कल्चर का टाइम तो बाद में है। हाँ बिल्कुल, कल्चर का टाइम बाद के अंदर है, कल्चर का टाइम बाद के अंदर है। जगदीश गहलोत, एक ही कमेंट को आप बार बार नहीं करें। अब हिस्ट्री शुरू हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री जो है आपकी शुरू हो चुकी है। शायद मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा, सबका कमेंट शो हो रहा है।
भाई आप 5000 लोग ऑनलाइन हो, एक एक का कमेंट पढ़ूंगा तो फिर मैं 2 घंटे कमेंट ही पढ़ता रह जाऊंगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो कमेंट पढ़ दिए जाएंगे। जो रियली में, कोई कह रहा सर मेरा नाम नहीं लिया, कोई कह रहा सर मेरे जिले से हो क्या, कोई कह रहा कि सर पिछला मेंस कब हुआ था, कोई कह रहा कि सर अगला प्री कब होगा। इन चीजों का कोई लॉजिक नहीं, इन चीजों को अपने खुद को सोचना है। अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इतिहास की अलग कॉपी होगी, कल्चर की अलग कॉपी होगी। सर प्री और मेंस के अलग अलग टॉपिक बताना प्लीज। बिल्कुल प्री और मेंस के अलग अलग टॉपिक अपन बताएंगे, ठीक है। अब देखो राजस्थान इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है। राजस्थान का इतिहास 3 भागों में बंटा हुआ है। एक है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बाद एक है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के बाद एक पोर्शन रह जाता है आपका आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ये राजस्थान के इतिहास को अपन 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। हालांकि जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें सीधा पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, लेकिन अपने को पढ़ने में आसानी रहे, अपने को समझने में आसानी रहे, इसलिए अपन इसको 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास के अंदर देखो अपने सिलेबस में क्या क्या है। मैं आरएस प्री की बात कर रहा हूं। आरएस प्री के अंदर लिख रखा है सभ्यताएं, लेकिन सभ्यताओं में भी ध्यान रखना, सभ्यताएं इसमें भी लिख रखा है पूरा पाषाण काल से कांस्य युग तक की सभ्यता। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से कांस्य युग तक की सभ्यताएं, कांस्य युग तक की सभ्यताएं, कांस्य युग तक की सभ्यताएं, तक की सभ्यताएं। एक तो ये सिलेबस के अंदर है कांस्य युग की तक की सभ्यताएं। और एक टॉपिक है आपके प्रारंभिक ईस्वी के महत्वपूर्ण केंद्र, 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 प्रारंभिक ईस्वी के महत्वपूर्ण केंद्र। ये आपके सिलेबस के अंदर है। इतिहास की कितने पेज की कॉपी बनानी है, अब कितने पेज की कॉपी मैं कैसे बता सकता हूं। लगभग 200 पेज की तो कॉपी बना ही लेनी है। जयपुर सेंटर पर है क्या, अरे आपको पढ़ना है। ये पाकिस्तान से लाइव हो तो अपने को क्या मतलब है। आपकी क्लास मिल रही है आपको हिस्ट्री के अंदर, जयपुर से लाइव ले रहे हो क्या, जोधपुर से लाइव ले रहे हो क्या, उन चीजों को नहीं। देखो आरएस अधिकारी बनने जा रहे हो तो पहले आरएस के जो गुण होते हैं वो गुण अंदर आपके अंदर डेवलप होने चाहिए। आरएस बनने के लिए धीर, गंभीर, धैर्यवान बनना होता है। यूं नहीं कि वहां बैठ करके कुछ भी टाइप कर दिया। आरएस अगर कोई बन रहा है तो उसके अंदर पहले आरएस जैसी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्योंकि आरएस की वैकेंसी यूं तो है नहीं कि 3 महीने में आई और आरएस बना दिया आपको। आरएस एग्जाम घसक घसक करके बनाया जाता, प्री, फिर 6 महीने बाद मेंस का रिजल्ट आने में साल भर, फिर इंटरव्यू। तो आपको बड़ा धीर, गंभीर, धैर्यवान बनता है। किसी भी चीज को यूं अचानक जज कर लोगे तो प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद गलती कर दोगे। इसलिए आराम से पहले अपने अंदर उस पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए, अपने गुणों का विकास कीजिए। यूं लगना चाहिए कि हाँ मैं एक आरएस की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका सभ्यताओं का प्राचीन इतिहास का। एक बार मैं लिख देता हूं सिलेबस और फिर आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करता हूं क्या क्या है। मध्यकालीन के अंदर लिख रखा प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंश। और प्रमुख राजवंशों में बाकायदा उसने मेंशन कर रखा है कि गुहिल, गुहिल, गुहिल के बाद उन्होंने लिख रखा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के बाद उन्होंने लिख रखा है राठौड़, राठौड़, राठौड़ों के बाद में लिख रखा है कछवाहा, कछवाहा, कछवाहा के बाद में लिख रखा है चौहान, चौहान, और चौहानों के बाद में लिख रखा परमार। यानी ये प्रमुख राजवंश अपने को इसके अंदर मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। नंबर 2 पर मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। एक बार मैं पूरा सारा सिलेबस लिख रहा हूं फिर आपको समझा रहा हूं। मध्यकालीन प्रशासनिक, प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। ये आपके जब 2 टॉपिक तुम पढ़ लोगे तब तुम्हारी मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मध्यकालीन इतिहास के अंदर ये 2 ही है। और ये आधुनिक इतिहास का सिलेबस में अगले पेज पर लिख रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक राजस्थान,
ये जो आधुनिक राजस्थान है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार पाठ्यक्रम लिख करके फिर इसकी बातचीत करते हैं, फिर एक एक टॉपिक शुरू करते हैं। आधुनिक राजस्थान में आपके 4 टाइप के आंदोलन सिलेबस में है। 4 टाइप के आंदोलन। 4 टाइप के आंदोलनों में एक तो याद रहे स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन ये आपके सिलेबस में है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अगला आपके सिलेबस में है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन आपको पढ़ने हैं। किसान आंदोलन के बाद एक आपके सिलेबस में है जनजाति। अपनी जनजातियों ने आंदोलन किए थे, उन आंदोलनों को कहा जाता है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। और एक आपके सिलेबस में है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन 2018 वाले मेंस में प्रजामंडल आंदोलन का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था। प्रजामंडल आंदोलन, तो ये 4 तो आपके आंदोलन शामिल है। फिर दूसरा टॉपिक आपके सिलेबस में है 19वीं 20वीं सदी का 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक एवं राजनीतिक जनजागरण। सामाजिक एवं राजनीतिक, अभी अपन बात करेंगे किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। सामाजिक एवं राजनीतिक जनजागरण, पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस, सामाजिक एवं राजनीतिक जनजागरण। फिर आपके सिलेबस में है फेमस पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। और फिर आपके है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। जब ये इतने बिंदु पढ़ लेंगे तब अपना मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक राजस्थान कंप्लीट सा हो जाएगा। सिसोदिया भी है, बिल्कुल सिसोदिया गुहिलों में से एक शाखा है जो है सिसोदिया। ध्यान रखे, सिसोदिया गुहिलों में से निकलता। जब गुहिल पढ़ेंगे तो सिसोदिया अपने सिलेबस में आ जाएंगे। एक ही बात है गुहिल या सिसोदिया, तो ये है आपके सिलेबस में। यहां पर गुहिल, गुहिलों में से एक शाखा है सिसोदिया, तो ये सिसोदिया भी आपके सिलेबस में मैं लिख ही देता हूं। अब देखो ये सिलेबस है, एक बार गौर से सिलेबस को समझना, बाकी बातें बाद में करेंगे। राजस्थान का इतिहास पढ़ने के लिए आपको 3 भागों में इतिहास को बांट लेना ताकि पढ़ते समय आपको आसानी रहे। पहला है प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान में सिविलाइजेशन, सभ्यताएं, पुरातात्विक स्थल बोल दीजिए, ये आपके सिलेबस में है और पूरे सिलेबस में नहीं है। यानी सभ्यताओं को 4 भागों में बांटा जाता। पाषाण काल की सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता और लोहे युग की सभ्यता। अपने सिलेबस में पाषाण काल की सभ्यताएं हैं, पाषाण काल के बाद में कांस्य युग की है और ताम्र युग की। लोहा वाली सभ्यताएं अपने नहीं है। आप कहेंगे सर लोहा वाली सभ्यताएं कौन सी है? लोहा वाली के लिए उदाहरण के लिए समझ लो सुनारी, ये अपने नहीं है। जोधपुरा ये अपने नहीं है। नोहो ये अपने नहीं है। जो भी आधुनिक सभ्यताएं हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में पाषाण कालीन, पाषाण कालीन का सरल सा मैं आपको समझाऊं तो तिलवाड़ा है, बागोर है, कालीबंगा है, आपके गणेश्वर है, आहड़ है। आहड़ के अलावा आपकी बात करूं तो मैं पिंड पाडलिया है, कुराड़ा है, हसनपुरा है, हल्लनपुरा है, बरोर है। ये तमाम जो सभ्यताएं मैं बोल रहा हूं, यानी लोहा युग जब अपन पढ़ेंगे तब मैं लिखवाऊंगा पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल, यानी पाषाण काल के कौन कौन सी सभ्यताएं, ताम्र युग की सभ्यताएं, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे, कांस्य युग की सभ्यताएं। कांस्य युग आते ही अपनी सभ्यताएं पूरी हो जाएगी। दूसरा, अगर आप रियली में आरएस की तैयारी कर रहे हो, रियली में आपका सपना है आरएस बनना, इधर इधर नहीं, मतलब आपको यूं नहीं लग रहा कि मुझे ये करना वो करना है, तो आप पहली बात मेरे बड़े भाई के नाते, मेरे एक्सपीरियंस के नाते मानना, पाठ्यक्रम को ही फॉलो करना, अनावश्यक चीजें मत पढ़ लेना। क्योंकि जब तुम अनावश्यक चीजें पढ़ने लग जाओगे, 20 सब्जेक्ट है तुम्हारे प्री और मेंस में मिलाकर, ज्यादा ही होंगे छोटे मोटे, 5 तो केवल राजस्थान में हो जाते हैं। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान राज व्यवस्था। अगर तुम अनावश्यक चीजें पढ़ने लग गए तो अनावश्यक ही पढ़ते रह जाओगे। इस दुनिया के अंदर कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप 200 रुपए खर्च करोगे तो केवल कालीबंगा सभ्यता के ऊपर एक किताब मिल जाएगी तुम्हें कि ये कालीबंगा, ओ 500 पेज। तो आपके दिमाग में पहले से ये सेटल रहे कि हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे परीक्षा में उपयोगी आता। आपको इतिहास पर पीएचडी नहीं करनी है, आपको इतिहास पढ़ करके सामान्य जानकारी आपके लिए, हालांकि अपन पूरी बातें पढ़ेंगे,
जितना कॉपी में लिखवाया जाए उससे पढ़ना है आपको। अनावश्यक इधर उधर की बातें पढ़ोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। विद्वान बनने की अपने को जरूरत है नहीं, आपको प्री और मेंस का एग्जाम पास करना है, वो इन नोट्स में से आपका हो जाएगा। इसलिए मस्त होकर के, बिंदास होकर के अपने को तैयारी करनी है। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ना है। आरपीएससी का नियम है, रूल है, आउट ऑफ सिलेबस कभी नहीं जाता। जाता है तो माफीनामा भी वो जारी कर देता है। वो लिखता है कि भूल वंश ये पाठ्यक्रम से बाहर हमने क्वेश्चन पूछ लिया, अतः हम इसका बोनस अंक देते हैं। इसलिए अनावश्यक बातें नहीं पढ़े, पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। अपने पूरी सभ्यताएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने पाषाण काल, कांस्य युग की सभ्यता और ताम्र युग की सभ्यता, ये इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है। प्रारंभिक ईस्वी के महत्वपूर्ण केंद्र। प्रारंभिक ईस्वी के महत्वपूर्ण केंद्र का मतलब क्या है? कौन से केंद्र अपने को पढ़ने? प्रारंभिक ईस्वी के महत्वपूर्ण केंद्र का मतलब क्या है? यानी मैं सरल सा बताऊं तो आपने बीनमाल का नाम सुना होगा, आपने नगरी का नाम सुना होगा, आपने बेराट का नाम सुना होगा। सरल सा मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहूं तो आप जनपद और महाजनपद पढ़ेंगे, जनपद और महाजनपद। नेक्स्ट, मध्यकालीन इतिहास, इसमें प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं। जैसे गुहिल पढ़ लिया, मतलब मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया, जिसमें गुहिल आ जाएंगे, सिसोदिया आ जाएंगे। आपका गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिया, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। परमार, परमार ये रहा परमार, ये परमार ध्यान रखना। 2021 वाला जब आरएस प्री का एग्जाम हो रहा था, उससे पहले यह परमार राजवंश आरएस के सिलेबस में नहीं था। जब 2021 वाली विज्ञप्ति आई थी तो उससे पहले आरएस प्री का सिलेबस संशोधित किया गया था और संशोधित करके परमार राजवंश डाल दिया था। लेकिन 21 और 23 दोनों प्री के एग्जामों में परमार वंश का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो परमार उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, इसका मतलब कुछ सोच समझ के मेंशन किया होगा। बाकी ये सारे राजवंश से गुर्जर प्रतिहार हो गए, राठौड़, राठौड़ मतलब जोधपुर, बीकानेर, यहां पर राठौड़ ने शासन किया था। फिर कछवा, आमेर में, फिर जयपुर आ गए थे कछवा। चौहान, चौहान पहले सांबर, सांबर से फिर अजमेर, सांबर से एक शाखा निकल गई थी नाडोल, पाली, रणथंबोर, जालोर, सिरोही। जहां जहां चौहानों की डायनेस्टी रही थी, जहां जहां चौहानों का साम्राज्य रहा था, वहां तमाम चौहान अपने को पढ़ने हैं। और परमार हो ही गया। तो ये सब राजवंश यानी प्रमुख प्रमुख राजवंश अपने को पढ़ने हैं। मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्री में तो यहां से बहुत कम क्वेश्चन आए, 2013 के प्री में आया था, बाद में 16, 18, 21, 23 चारों में नहीं आया है। लेकिन मेंस, ऐसा कोई मेंस नहीं जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं आता और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मिडाइवल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम, मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। यानी आज अपना राजस्थान का प्रशासन है, जैसे राजस्थान में प्रशासन का मुखिया मुख्य सचिव होता है, मुख्यमंत्री के नीचे काम करता है, तमाम जो कर्मचारी होते हैं उन पर मुख्य सचिव भी कंट्रोल रखता है। तो उस समय कैसे एसडीएम की भर्ती आती थी, आरएस की वैकेंसी निकलती कि नहीं निकलती थी, कौन कौन से पद होते थे, कौन पुलिस का ध्यान रखता था, न्यायालय कैसा था, न्यायपालिका कैसी थी, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, टैक्स व्यवस्था क्या थी, किस किन चीजों पर टैक्स लगता था तो किन किन माध्यमों से लगता था, वो तमाम चीजें। क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए राजस्व बहुत जरूरी है। बिना पैसों भाई साहब घर नहीं चलता। घर के अंदर अपने पैसे नहीं आए तो लड़ाई शुरू हो जाती, चुपपुक चुपपुक हो जाता है। तो फिर इतना बड़ा स्टेट मेंटेन करने के लिए आपके पास पैसा तो चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए। और रेवेन्यू हर, आज राजस्थान सरकार के पास रेवेन्यू कहां से आ रहा है? आप प्रत्येक चीज पर राजस्थान सरकार को टैक्स दे रहे हो। अगर आप चाय भी पीते हो तो चाय का भी टैक्स दे रहे हो, पानी का टैक्स दे रहे हो। अगर आप किसी शहर वगैरह में रहते हो तो दूध, दही, छाछ के पाउच अगर खरीदते हो तो उन पर भी टैक्स दे रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स दे रहे हो। तमाम ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर टैक्स नहीं दे रहे हो। राजस्थान सरकार पैसा ला कहां से रही है? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल जी कहीं कमाने जा रहे हैं क्या इतना खर्चा चलाने के लिए? निःशुल्क दवाइयां भी देनी है, आपको आरएस भी बनाना, आपको वेतन भी देना है, जो रिटायर्ड हो रहे हैं उनको पेंशन भी देनी है, गेहूं भी देने हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर अध्यापक भी लगाने हैं, स्कूलों के अंदर खेल का सामान खरीदना है, किताबें भी निःशुल्क देनी है, स्कूलों के अंदर दूध भी पिलाना है, फ्रूट्स भी खिलाने। पैसा आ कहां से रहा इतना? क्या भजनलाल जी कहीं दुबई वगैरह से कमाते होंगे, यहां बेचते होंगे और बोला बांटो राजस्थान वालों, चिल करो, मौज करो? नहीं, प्रत्येक सरकार के पास इनकम का सोर्स होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू राजस्व, प्रत्येक चीज पर टैक्स लगता है। उस समय अपने राजा महाराजा कौन कौन सा टैक्स लेते थे, किस फॉर्म में लेते थे, कितना लेते थे,
कौन अथोराइज्ड पर्सन था जो टैक्स जमा करता था। तो ये सारी जो चीजें हैं वो राजस्व व्यवस्था में, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किसी के अगर कोई न्याय चाहिए तो न्याय कहां होगा, आर्मी की भर्ती कैसे होगी, अन्य कर्मचारी कौन कौन होंगे, वो सारा प्रशासनिक मेंस के लिए टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। और आपका सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो है मॉडर्न राजस्थान, आधुनिक राजस्थान। ध्यान रखना, आधुनिक राजस्थान के अंदर पहला आंदोलन कौन सा, स्वतंत्रता। इसको अगर सिंपली भाषा में मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 1857 की क्रांति। पहले सिलेबस समझ ले तो फिर अपने को पढ़ते समय कोई दिक्कतें नहीं आएगी। स्वतंत्रता आंदोलन, किसान जो पिसेंट्स मूवमेंट्स है, फार्मर्स मूवमेंट है, किसान आंदोलन ये है, जनजातीय प्रजामंडल, ये तो सीधे सीधे हैं, इन को चारों को एक्सप्लेन करना है। फिर है 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक एवं राजनीतिक जनजागरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री और मेंस दोनों के लिए है। प्री में भी यहां से प्रश्न आता ही रहता है। पिछली बार यहां से प्री में 2021 वाले में 2 क्वेश्चन थे, एक तो पूछा था वैदिक यंत्रालय कहां है, और एक पूछा था मजहरुल सरूर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ था। तो ये आपका हुआ है मजहरुल सरूर, और आपका ये सामाजिक एवं राजनीतिक जनजागरण। इसका मतलब आज अपन पॉलिटिकली और सोशली अवेयरनेस। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन, तो आप बता देंगे सर भजनलाल शर्मा है। मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान में हाल ही में लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पर संपन्न हुए, आप तुरंत बता देंगे सर 25 सीटों पर। और कई कई तो इतने बड़े राजनीतिज्ञ होंगे कि उनको तो प्रत्येक सीट का हार जीत का एग्जिट पोल भी पता है, यानी न्यूज चैनल वालों को नहीं पता, तमाम पार्टियों को नहीं पता कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है। लेकिन आप में से कई महारथी होंगे जिनको पल पल का पता, यूं वोट निकालेंगे कि फलानी तहसील में 5 लाख वोट बीजेपी को मिले, 4 लाख कांग्रेस को मिले, 6 लाख इसको मिले, 7 लाख। तो आज आप पॉलिटिकली अवेयर हो, राजनीतिक रूप से अवेयर हो। कैसे आप अवेयर हो, किसने बताया आपको कि आपके क्षेत्र में इतना प्रतिशत मतदान हो गया, इसके जीतने की संभावना है, सीएम ये है, ऊर्जा मंत्री ये है। आप समाचार पत्र पढ़ते हो, और सबसे ज्यादा अवेयरनेस वर्तमान में अगर कहीं से आ रही है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। आज देश के अंदर राजस्थान में कहीं पर भी आलपिन भी गिरती है ना, अगर चंद की आवाज भी आती है तो अगले 1 मिनट में व्हाट्सएप पर वायरल हो जाती है, टेलीग्राम पर वायरल हो जाती है, या अन्य सोशल साइट्स जो है वहां पर वायरल हो जाती है। आपको पल पल की अपडेट है। लेकिन अपने सिलेबस में लिखा हुआ 19वीं 20वीं सदी के लोगों को कैसे अवेयरनेस मिलती थी, वो कैसे पता लगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं, इंस्टा था नहीं, फेसबुक थी नहीं, टेलीग्राम था नहीं, बंदे को कैसे पता लगे। उस समय समाचार पत्र और पत्रिकाएं, और फिर सामाजिक जनजागरण में कुछ संगठन अपने को पढ़ने हैं, देश हितैषणी सभा, महेंद्र राज सभा, महकमा एक खास, इजलास एक खास, परोपकारिणी सभा, वैदिक धर्म सभा, ये सब चीजें अपने को पढ़नी है। 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक एवं राजनीतिक जनजागरण। फेमस पर्सनालिटीज, प्रमुख व्यक्तित्व में अपने को क्या क्या पढ़ना है। फेमस पर्सनालिटीज में अपने जो प्रमुख क्रांतिकारी वे हैं, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुकाड़िया, ये जो मैंने नाम लिए। फिर महिलाओं के अंदर रत्ना शास्त्री, जानकी देवी बजाज, रमा देवी, पन्ना दाई, गोरा दाई, अल्लाह जिलाबाई, जो भी अपनी फेमस पर्सनालिटीज है उन सबको इसके अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट में रियासतों का अंत, यानी यूं कह सकता हूं राजशाही की विदाई एवं लोकतंत्र का आगमन, राजा महाराजाओं के शासन का जाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनने, एक अपना संयुक्त राजस्थान बनने की प्रक्रिया, रियासतों का समापन कर एक राजस्थान बनाना, उस प्रोसेस को कहते हैं राजस्थान का एकीकरण। और यहां से पिछले मेंस में एकीकरण का प्रश्न आया था, सिरोही रियासत के राजस्थान में विलय पर लेख लिखो, 5 नंबर का प्रश्न आया था। और इस साल आरएस प्री में एकीकरण के 3 क्वेश्चन आए थे। पिछले मेंस में एकीकरण का 5 नंबर का क्वेश्चन था, और 2023 वाला जो आरएस प्री हुआ है इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। आधुनिक राजस्थान का सिलेबस अपने जहन में रहे, मैंने वही सिलेबस लिखा है जो आपके ओपी सिलेबस, इसको सरल भाषा में सिंप्लीफाई किया है, इसलिए आप भी सरल भाषा में इसको लिख ले। दूसरा, प्री और मेंस का सिलेबस डिट्टो सेम है, यानी ये सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे तो मेंस, हालांकि 1-2 लैंग्वेज अलग लिखी गई है, लेकिन सेम का सेम सिलेबस प्री का है और सेम का सेम सिलेबस मेंस का है। इसलिए एक बार आप
कॉपी के पहले पेज के ऊपर ये सिलेबस उतार लो। राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांट लो, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। पहले ये उतार लो मध्यकालीन वाला, आधुनिक वाला आगे लिखा हुआ। फटाफट उतारो, देखिए जल्दी करो, फटाफट से उतार लो, सिलेबस उतार लो फटाफट से। हम पाठ्यक्रम से परिचित है। केवी व्यास आप परिचित हो, बाकी परिचित नहीं है। बाकी 5-7 हजार लोग और भी है, उन सभ्यताओं का नहीं पढ़ाओगे क्या? अरे सिलेबस में ही नहीं है तो अशोक जाट क्यों पढ़नी है? आपकी बात को फॉलो करेंगे। अच्छा सर नोट्स आप बनवाना, बिल्कुल बनवाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। सिलेबस को याद करना है कि अरे सिलेबस को याद क्यों करना है सर? क्लास को कितना टाइम हो गया? क्लास आज ही शुरू हुई है, क्लास आज ही शुरू हुई। राजस्थान हिस्ट्री एंड पूरा करवाओगे क्या? अरे पूरा ही करवाएंगे रजनी जी, बीच में नहीं छोड़ेंगे। सिलेबस उतार लो तब तक। सर ये आपने पहले समझाया था 2027 तक सिलेबस चेंज होगा। चेंज होगा तो आप ऐसा करना सरोज पटेल 2027 में तैयारी शुरू कर देना। सिलेबस जब बोल दिया यही है तो यही रहेगा। सर जी जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है वो बता देना, बिल्कुल बता देंगे। इंडिया हिस्ट्री का शेड्यूल था ना, राजस्थान हिस्ट्री का शेड्यूल था। नोट सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट। मेरा फाउंडेशन बैच में राइट की हुआ है, मेरा तो फाउंडेशन बैच में ही राइट हुआ है। मैं समझा नहीं। राजवंशों की छोटी बड़ी शाखाएं भी पढ़नी है क्या? जब मैं पढ़ाऊंगा तमाम शाखाएं पढ़ा दूंगा। पैनल पर पुष्पा मैम की क्लास दे रखी थी, अरे नहीं दे रखी, तुम ढंग से चेक ही नहीं करोगे तो कहां से पता लगेगा? जब क्लास 11:15 बजे राजस्थान हिस्ट्री की दे रखी थी तो राजस्थान हिस्ट्री की है। स्पोर्ट्स एंड योगा की क्लास नहीं हुई क्या? अब मुझे नहीं पता भाई किसकी हुई किसकी नहीं हुई। तो ये आपका उतार लिया होगा सिलेबस सबने? कमेंट कर दो एक बार, फिर आगे चलते हैं। सर प्लीज पहले की तरह आराम से पढ़ाना। अरे पहले की तरह आराम से पढ़ाऊंगा, पहले जैसा पढ़ा था आराम से मजे मजे से पढ़ाऊंगा। मैंने लॉकडाउन में लिया था सर, मजा आया था पढ़कर, प्लीज आराम से बताना। हाँ लॉकडाउन से भी आपको आराम से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। लॉकडाउन वाली बातें अलग थी, आपसे पहले से पढ़ रखा हूं। वेरी गुड, पढ़ रखे हो तो प्रत्येक बात आप बोर्ड पर लिखकर फिर समझाना, क्योंकि आप बोलकर लिखवाओगे तो हमारे नोट सही तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, नोट कर लिया, आंसर राइटिंग भी करवा देना। अरे मैं सब करवा दूंगा। देखो अब तुम्हारे मन में अलग अलग लोग, 5000 लोगों के मन में 10-10 टाइप के ख्याल आएंगे तो 5 लाख टाइप के ख्याल आएंगे। आपको केवल 3 चीजें दिमाग में क्लियर रहे, मन में कोई झंझट रखे ही नहीं। पहला क्लियर यहां तक उतार लो और अगला उतार लो। उतार लिया, ठीक है, लिख लिया। ये अगला आधुनिक वाला लिख लो, तब तक मैं आपसे बातें कर सकता हूं। आप उतार लो, दिमाग में क्लियर ख्याल रखें कि कोई डाउट हमारे मन में रहेगा ही नहीं जब हिस्ट्री कल्चर पूरी होगी। अब पहले दिन से सारे डाउट आपके सोल्व हो जाए संभव नहीं है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, एक दिन में सब कुछ संभव नहीं है। दूसरा, आपके प्रत्येक जरूरी जिज्ञासा का समाधान किया ही किया जाएगा, आप कुछ भी पूछेंगे। तीसरा, हिस्ट्री कल्चर का कोर्स पूरा होगा, प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग होगा। आंसर कैसे लिखना है वो भी बताया जाएगा, नोट्स भी बनवा दिए जाएंगे। 80% से ज्यादा नोट्स आपके तैयार करवा दिए जाएंगे। कुछ चीजें जो होगी मैं आपको बता दूंगा, ये ऐसे ऐसे करनी है। ज्यादातर आप तो मान के चले 100% आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे, कोई डाउट मन में रहेगा नहीं। सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से फिलफुल होगी, सब कुछ होगा। बस अब मन में यूं जंजाल रहे कि सर कल से पढ़ूं क्या, आज से पढ़ूं क्या, 27 में सिलेबस चेंज हो जाएगा। अरे 27 किसने देखा, 24 चल रही है अभी, कैसे चेंज हो जाएगा? और आपको अगर इतना ही पता है तो फिर आप खुद आरपीएससी के कोई सचिव वचिव अध्यक्ष ही बन जाइए कि 27 में सिलेबस चेंज हो जाएगा, 30 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एसआई का सिलेबस है क्या? सर रिवीजन कैसे करें इतिहास का? तो पहले पढ़ो तो सही, फिर बताएंगे रिवीजन कैसे करना। अभी तो कोर्स शुरू ही नहीं हुआ, रिवीजन कहां से करोगे? फुल शुरुआत सर मेरे पहले से भी पढ़ी हुई है, एकदम विस्तार से पढ़ा तो सब टॉपिक कवर करवाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आरएस की तैयारी अब शुरू की है पहली बार। ठीक है, पहली बार करो चाहे कितनी बार करो, आपका हिस्ट्री कल्चर की तमाम जिज्ञासाएं समाधान हो जाएगी। हाँ ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते जाएंगे, ऑटोमेटिक डाउट सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे। तो ये आपका सिलेबस है भाई। अब इस सिलेबस को 3 भागों में अपन ने बांट करके उतार लिया होगा। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, 1-2 जना कि उतार लिया सर। आरएस
धैर्य का एग्जाम है, धैर्य का एग्जाम है, बिल्कुल सत्यनारायण धैर्य का एग्जाम है। सर ये 5 मंथ चलेगी क्या आपकी क्लास? अब वो तो वक्त बताएगा। हो गया सर, बस अब काग चौहान, सिलेबस ही तो चेंज होगा, राजस्थान का हिस्ट्री तो वही रहेगा। अरे ये कौन बताए भाई सबको? अब जो आरएस की तैयारी कर रहा है उसको थोड़ा बहुत तो दिमाग से सोचना ही पड़ेगा। सिलेबस चेंज भी हो गया तो इतिहास तो वही, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई से 15 मई थोड़ी हो जाएगा, 9 मई को ही होगा जन्म। तो ठीक है, डन 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 डन, ओके ओके। अब आपके इतिहास के तीनों पोर्शन अपन ने लिख लिए हैं। उपयोगिता मैंने बता दी है कि प्री के अंदर 18 से 21, मेंस के अंदर 25 से 30 अंक। तो ये आपके इतिहास की उपयोगिता है। सिलेबस मैंने आपके सामने लिख दिया है, प्रत्येक चीज लिख दी है। अब अपने को ध्यान रखना है कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप ही बताओगे मुझे क्या पढ़ाना है। देखो इतिहास 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, और इन तीनों का आपसी कोई कनेक्शन नहीं है। यानी आधुनिक पढ़ना है तो आपको प्राचीन और मध्यकालीन आए कोई जरूरी नहीं है। मध्यकालीन पढ़ना है तो आपको आधुनिक प्राचीन आए इतना जरूरी नहीं है, और प्राचीन पढ़ना है तो फिर प्राचीन ही पढ़ना है। लेकिन आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अभी मैं बता रहा हूं, फिर कौन सा शुरू करना है वो मैं आपका देख लेंगे, कौन सा शुरू करना। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो आधुनिक है। देखो अगर इतिहास के 11 क्वेश्चन आएंगे तो 8 क्वेश्चन, प्री की बात कर रहा हूं, आधुनिक में से आएंगे 7 या 8 क्वेश्चन। और मेंस के अंदर अगर इतिहास 18 नंबर का, क्योंकि हिस्ट्री कल्चर दोनों 30 नंबर की आती है, अगर हिस्ट्री 18 नंबर की आई तो 12 नंबर केवल मॉडर्न इतिहास में से आएगा। अभी आपने जो लेटेस्ट आरएस प्री 2023 का एग्जाम देखा था, मिडाइवल में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी सिंपल, अल मसूदी किसके काल में भारत आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अल मसूदी, यानी सबसे ज्यादा टाइम टेकन मध्यकालीन है, मिडाइवल हिस्ट्री है और प्राचीन हिस्ट्री है। प्राचीन इतिहास में से 1 क्वेश्चन आता है, मेंस में अभी तक आया नहीं है, प्री के अंदर कोई सिंपल सा एक टाइप का क्वेश्चन आता है। मध्यकालीन में से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन ही आएंगे, टोटल 3 आएंगे, और 8 क्वेश्चन आधुनिक राजस्थान में आएंगे। प्री और मेंस दोनों के लिए जो सबसे उपयोगी सिलेबस है वो बताओ कौन सा है? आधुनिक वाला। अगर आप आधुनिक राजस्थान ढंग से पढ़ लेते हो, इसका मतलब राजस्थान हिस्ट्री की ज्यादातर बातें। अब लेकिन शर्त यह है कि आधुनिक राजस्थान में दिमाग लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मजा चाहिए कि आपको लगे कि नहीं सर आप तो हमें कहानियां सुनाओ, राजा रानियां, रूठी रानी, प्रेम कथाएं, क्या क्या हुआ था, हम आपको आराम से सुनते रहे, वाह वाह करते रहे, मजा आ जाए, तो मैं शुरू कर दूं मध्यकालीन। अगर आपको लगता है कि नहीं सर पहले मजा चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें मजे खूब ले लिए, हमें नंबर चाहिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं मॉडर्न शुरू कर दूं, और आपको लगता है कि नहीं सर आप तो आराम से धीरे धीरे पढ़ाओ, तो मैं प्राचीन शुरू कर दूं। आपको जो अच्छा लगे वो मैं शुरू कर दूं, क्योंकि तीनों का आपसी कनेक्शन नहीं है। तीनों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। कहानियां और प्रेम कथाएं ये मिडाइवल के अंदर, मजा यहां पर आएगा। इसके अंदर मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, आपको सुनाऊंगा कि लिखो भाई अब देखो सांगाक ने क्या किया, सांगा का जन्म हुआ, सांगा की एक आंख फोड़ दी, यूं कहानियां सुनाता रहूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, तो मैं आधुनिक शुरू कर दूं। फटाफट बताइए कौन सा शुरू करना है? मॉडर्न 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 करवा दो। आधुनिक बेस्ट रहेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण यही है, आधुनिक बेस्ट रहेगा, आधुनिक बेस्ट रहेगा। ज्यादातर का मॉडर्न आ रहा है, आधुनिक पढ़ाइए, आधुनिक पढ़ाइए, आपके हिसाब से पढ़ाओ। मेरे हिसाब से मॉडर्न सबसे अच्छा रहेगा। देखो सबसे ज्यादा मजा जो है वो इसके अंदर है, और तीनों का आपसी कोई कनेक्शन नहीं है। आधुनिक आप पढ़ोगे तो इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, आधुनिक अपने हिसाब से ही शुरू हो रहा है। प्राचीन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अपने आधुनिक पढ़ेंगे, आधुनिक के बाद में प्राचीन पढ़ लेंगे, और प्राचीन के बाद में बताओ कौन सा इतिहास पढ़ लेंगे? मध्यकालीन इतिहास पढ़ लेंगे। पोल करवा दिया, यानी 90% कमेंट। अब 1-2 जना कह रहा है सर एंशियंट शुरू कर दो, एंशियंट शुरू कर दो। अब देखो 1-2 की इस अकॉर्डिंग बैच नहीं चलता, बैच समूह का रूप होता है। अब कोई चाहता है कि मेरी इच्छा से सब कुछ काम हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इतना तो अपने को समझना ही पड़ेगा कि जब ज्यादातर लोग मॉडर्न का, एक साहिल राठौड़ एनसीएट का बता रहा है, बाकी मॉडर्न 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 मॉडर्न, एक कमेंट और आ रहा है एनसीएट का, ज्यादातर का मॉडर्न है,
आधुनिक राजस्थान से अपन शुरू करेंगे। आधुनिक राजस्थान से शुरू करेंगे, पहले पूरा आधुनिक पढ़ेंगे और फिर एंशिएंट पढ़ेंगे और फिर लास्ट में कहानियां बचेगी, आराम से कहानियां सुन लेंगे। प्रेम कहानियां क्या क्या है, लड़ाई दंगे पूरे तमाम, हल्दी घाटी में लड़ेंगे, खानवा में लड़ेंगे। ये केवल लड़ाई ध्यान रखना, अगर है तो परीक्षा के लिए इतनी उपयोगी नहीं है। एक दो क्वेश्चन आते हैं। अब आप मेवाड़ पढ़ोगे, मेवाड़ पढ़ने में 15 घंटे न्यूनतम लगेंगे, अधिकतम 20 घंटे भी लग सकते हैं। और 20 घंटे अगर आप पढ़ करके एक प्रश्न सोल्व करते हो, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, इस बार मेवाड़ में से प्रश्न नहीं आया था, अब आदमी 20 घंटे पढ़े और मेवाड़ में से क्वेश्चन ही नहीं आया तो क्या बीतती है दिल पर। मेरे दिल पर क्या बीतेगी यार, 20 घंटे गला फाड़ा, सब कुछ बता दिया, प्रताप के जन्म से लगाकर मृत्यु तक क्या क्या किया, और पूरा बप्पा रावल से लगाकर ठेठ महाराणा भूपाल सिंह तक 1500 साल का इतिहास पढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आया। क्योंकि क्वेश्चन आने हैं केवल 2 या ज्यादा जोर मार लो तो 3। अब वो 3 किस में से आए? गुहिलों में से आ सकता है, गुर्जर प्रत्यारों में से आ सकता है, राठौड़ों में से आ सकता है, कछुआओं में से आ सकता है, चौहानों में से आ सकता है, परमारों में से आ सकता है। इसलिए इतना विस्तृत सिलेबस और अंक कम, इसलिए 20 घंटे में अगर आप पढ़ोगे तो 20 घंटे में किसान आंदोलन भी पूरे, स्वतंत्रता आंदोलन भी पूरे, जनजातीय आंदोलन भी पूरे, और निश्चित है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रजामंडल से क्वेश्चन आएगा, एकीकरण से 3 क्वेश्चन आ गए थे। इसलिए अपने ध्यान रखना, आपका आधुनिक राजस्थान सबसे उपयोगी है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करो। हालांकि इस बैच में अपन आरएस के अकॉर्डिंग अप्रोच रखेंगे, क्योंकि आरएस के अंदर कुछ फैक्ट वगैरह अपन स्किप करते चलेंगे। जो आरएस के लिए उपयोगी है उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। बाकी आधुनिक राजस्थान हर परीक्षा, आप बाकी एग्जाम भी कोई भी दोगे, पटवार, ग्राम सेवक, शिक्षक भर्ती, तमाम चीजों में यह आधुनिक सबसे ज्यादा आता है, आधुनिक ज्यादा आता है। ठीक है, अब आधुनिक राजस्थान में अपने को क्या क्या पढ़ना है? आधुनिक राजस्थान में सबसे पहले अपने पढ़ना है स्वतंत्रता आंदोलन। तो कॉपी के अंदर सबसे पहले हेडिंग लगा लो स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, और ब्रैकेट में लिख लेना सन 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। लेकिन ये 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में है। जब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तब भारतीय मासा इतिहास वाले अध्यापक जी ने राजस्थान इतिहास के संदर्भ में, राजस्थान इतिहास के संदर्भ में इंडियन हिस्ट्री की क्रांति वो भारतीय स्तर पर थी, अपने राजस्थान में कहां लड़ाइयां हुई थी ये अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति राजस्थान इतिहास के संदर्भ में। मेरे पास आपके पहले से लिखे हुए नोट्स भी है, मैं अभी नोट्स नहीं बनाऊं क्या? निशा आप देख लेना, अगर आपको लगे कि कई सारे डाटा चेंज हो रहे हैं, कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं तो लिख लेना। बाकी अगर पहले आरएस के नोट्स है आपके पास तो फिर वो नोट्स सफिशिएंट है, और कुछ चीजें अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं सर तो वो एक्स्ट्रा लिखवा लेना। इंटरव्यू में कौन सा पार्ट उपयोगी? इंटरव्यू में कोई पार्ट नहीं होता, आपका नॉलेज होता है कौन सा। इंटरव्यू में उनको कुछ नहीं पूछा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति। अब देखो, किसी भी क्रांति को पढ़ने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को याद रहे 1857 की क्रांति में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कारण, यानी टॉपिक में अपने को यह याद रहना है 1857 की क्यों क्रांति क्यों हुई थी, कारण, तमाम चीजें आ जाएगी इसमें, संधियां वंदियां सब आ जाएगी। एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कारण, कारण के बाद जो है आंदोलन यानी क्रांति, क्रांति 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 में क्या क्या पढ़ना है? सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह, यानी राजस्थान में 2 टाइप की क्रांति हुई थी, एक तो सैनिक विद्रोह और सैनिक विद्रोह के बाद में बताओ कौन सा विद्रोह? जन विद्रोह, जन विद्रोह, जन विद्रोह। ठीक है, नंबर 3 पर अपने को याद रखना है परिणाम, परिणाम, क्रांति सफल हुई असफल हुई, और नंबर 4 पर याद रखना है प्रभाव, 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 प्रभाव में याद रखना है सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। ये लो भाई, इन टॉपिकों को अगर आप जहन में रख करके पढ़ेंगे तो फिर क्रांति का चाहे प्री का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। बस अब इनको एक्सप्लेन करना। एक तो कारण, इसमें सब कुछ आ जाएंगे, मराठाओं का आगमन वगैरह सब कुछ कारण के अंदर आ जाएंगे। क्रांति, सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह, परिणाम, प्रभाव,
एक बार ये मोटी मोटी रूपरेखा लिखो कि इस टॉपिक में मुझे किन किन बिंदुओं को एक्सप्लेन करना है, इसको उतारो, फिर एक एक टॉपिक, पहले कारण को एक्सप्लेन करेंगे, फिर क्रांति। क्रांति दो टाइप की हुई थी, एक तो सैनिक लड़ रहे थे सैनिक विद्रोह, एक आम जनता लड़ रही थी जिससे जन विद्रोह कहते हैं। परिणाम क्या आया था, सफल हुई असफल हुई, और परिणाम के बाद इफेक्ट क्या पड़ा, सकारात्मक प्रभाव। लेकिन ध्यान रखना ये क्रांति के प्रभाव परिणाम कारण अपन केवल किसके संदर्भ में पढ़ेंगे, राजस्थान, अपने इंडिया हिस्ट्री की क्रांति इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। एक बार टॉपिक की रूपरेखा उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हां, उतार लो इसकी रूपरेखा की, इस टॉपिक में ये चीजें पढ़नी, इन चीजों को एक्सप्लेन करना है, फिर एक एक बिंदु को अपन एक्सप्लेन करेंगे। कारण, क्रांति, क्रांति में दो चीजें पढ़नी, सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह, परिणाम और फिर प्रभाव, प्रभाव भी सकारात्मक और नकारात्मक। उतारो, जब ये चारों बिंदु एक्सप्लेन कर लेंगे तब अपनी क्रांति पूरी हो जाएगी। ओके, नोट कर लिया होगा, जल्दी से बताओ दके, कर लिया होगा नोट? हाँ हाँ, मेरा तो सपना पूरा हो गया, आप आ गए। अरे हो जाएगा, सबका सपना पूरा कर दूंगा मैं, मस्त रहो तुम। अब दिमाग में कोई अलग ही चीजें चल रही है तो बात अलग है, बाकी सपने कर लेंगे अपन मिल बांट करके पूरे। हिस्ट्री पूरी पढ़ाओगे ना? अरे पूरी पढ़ाऊंगा भाई साहब, बीच में छोड़ूंगा क्यों, कहां जाऊंगा बीच में छोड़ करके। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके ठीक है, अब देखो इन चार बिंदुओं को एक्सप्लेन करना अपने को। एक तो कारण, क्रांति, परिणाम और प्रभाव। मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, अपने राजस्थान के संदर्भ में कारण पर, राजस्थान के लोगों में क्या असंतोष था कि अपने लोगों ने क्रांति कर ली थी। ध्यान रखना, क्रांति कर ली थी। आधुनिक भारत पढ़ाई गई है, हर क्वेश्चन आई के कारण बताओ, आधुनिक लिखे हैं, राजस्थान के लिखे हैं। अभी मैं सब बता दूंगा कि कैसे भारतीय इतिहास के कारण लिखने, कैसे राजस्थान वाले के लिखे हैं। सिलेबस में नहीं, क्रांति नहीं है क्या? अरे कुलदीप धाकड़, मेरा दिमाग तो ठीक है, इसलिए तो मैंने लिखा क्रांति सिलेबस में है, स्वतंत्रता आंदोलन सिलेबस में है, और जहां स्वतंत्रता आंदोलन है वहां क्रांति पढ़नी है। ठीक है, पिछली बार पेपर में क्रांति से क्वेश्चन नहीं आए। अरे क्रांति से क्वेश्चन पिछले पेपर में तो मेवाड़ के इतिहास से भी क्वेश्चन नहीं आया था। इसका मतलब मेवाड़ का इतिहास पढ़ना ही नहीं है क्या? बिल्कुल मेवाड़ का इतिहास पढ़ना। पिछली बार तो परमार राजवंश से भी प्रश्न नहीं आया था। प्रश्न आने नहीं आने का सवाल नहीं है, आपके सिलेबस का सवाल है। स्वतंत्रता आंदोलन आपके सिलेबस में है, स्वतंत्रता आंदोलन है, मतलब 1857 की क्रांति है। ठीक है, अब अपन सबसे पहला ये चार बिंदु पढ़ देंगे तब क्रांति पूरी हो जाएगी। सबसे पहले हेडिंग लगाओ कारण, 1857 की क्रांति के कारण। और ये कारण मैं फिर से जोर लगा कर कह रहा हूं, राजस्थान के संदर्भ में है। भारतीय इतिहास के कारण क्या रहे, राजस्थान इतिहास के कारण क्या रहे, लगभग सिमिलर है, लेकिन राजस्थान इतिहास के कारणों को बहुत गहनता से अपने को पढ़ना है। उत्कर्ष के लोगों के वे नीचे नहीं लिखे सर, नजर नहीं आता। ओके, बिल्कुल चौहान साहब ध्यान रखेंगे इसको। बिल्कुल ABC से स्टार्ट करवाना, बिल्कुल ABC से स्टार्ट करवाएंगे। देखो कारण, कारण सबसे पहला है, कारण नंबर 1, EIC के साथ, EIC के साथ आश्रित पार्थक्य की संधियां, EIC के साथ संधियां, यह पहला प्रमुख कारण है 1857 की क्रांति का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहला रीजन क्या है, तो EIC के साथ राजपूताना के शासकों द्वारा संधियां करना। EIC के साथ राजपूताना शासकों द्वारा संधियां करना। अब आप कहेंगे ये कारण कैसे हो गया, इसको एक्सप्लेन करना है। EIC के साथ राजपूताना के शासकों द्वारा संधि करना, यह प्रमुख कारण है। अब देखो कैसे हो गया कारण। पहले अपने संधि के बारे में तमाम चीजें पता रहे।
अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो आपको केवल ये एक ही लाइन लिखनी है। अब ये कारण क्यों हुआ, कैसे हुआ, या इससे प्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन, तो संधियों में से कोई भी छोटा फैक्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है ईआईसी के साथ राजपूताना के शासकों द्वारा संधि करने के कारण, संधि क्यों की गई, संधि क्यों की गई, संधि के कारण, संधि के कारण थे नंबर 1 मराठाओं की परेशानी, संधि के कारण मराठाओं से परेशान, ये नंबर कारण 1 है, मराठाओं से परेशान, मराठाओं से परेशान। आप कहेंगे मराठाओं से क्यों परेशान है, ईआईसी के साथ राजस्थान के राजा संधि कर रहे हैं, ये 1857 की क्रांति का एक कारण बन गया। आप कहेंगे अगर कारण बन गया तो फिर राजस्थान के राजाओं ने संधि की क्यों, क्या नौबत आ गई, क्यों संधि कर ली, संधि करने का कारण था मराठाओं से परेशानी। एक बात ये और याद रखना, मेंस के अंदर किताबी लैंग्वेज अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर कम मिलेगा, और अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा। लोकल लैंग्वेज मतलब इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि मराठाओं के राजस्थान आगमन से बड़ी परेशानियां, लेकिन वो फिर एक उसको लगेगा कि यार किताबी लैंग्वेज में लिख रहा, आपको सीधा लिखना है सरल सा, मराठाओं से परेशानी, उसको लगेगा यार बंदे का सब कुछ समझा हुआ, रट करके नहीं आया, मराठाओं से परेशानी। क्या प्रॉब्लम क्या है मराठाओं से, मराठा राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे, मराठा राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे, ध्यान रखना, राजस्थान में मराठों का प्रथम प्रवेश, मराठों का प्रथम प्रवेश 1711 मेवाड़ रियासत में हुआ, मेवाड़ रियासत में हुआ। यानी राजस्थान में मराठा सर्वप्रथम कहां पर आए थे, मेवाड़ रियासत में। लेकिन यहीं पर ध्यान रखना, मेवाड़ में 1711 में मराठा आकर चले गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं था। मराठाओं से परेशानी क्या है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। सहायक संधि, अरे सहायक संधि के अंदर सहायक और आश्रित दोनों संधियां आ जाएगी, सहायक संधि भी आएगी, आश्रित पार्थक्य की संधि भी आएगी, लेकिन क्रम से चलेंगे तब सब आएगी। राजस्थान में मराठों का प्रथम प्रवेश 1711 कौन सी रियासत में हुआ था, मेवाड़ रियासत में हुआ था। लेकिन मराठाओं ने मेवाड़ में कोई ज्यादा छेड़खानी नहीं की थी, लूटपाट करके चले गए थे। फिर दूसरा बिंदु अभी लिखेंगे अपन, लेकिन अगला बिंदु याद रखना है नेक्स्ट, इसी मराठाओं के आगमन में दूसरा बिंदु याद रखना है, राजनीतिक महत्व, राजनीतिक महत्व के तहत, राजनीतिक महत्व के तहत मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश 1734 ईस्वी बूंदी रियासत में किया, बूंदी रियासत में किया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि मराठा ऑल ओवर राजस्थान में पहली बार तो बताओ कहां पर आए थे, मेवाड़ में। लेकिन मेवाड़ में उनका कोई खास मिशन नहीं था, आए हल्की फुल्की लूटपाट की और चले गए। लेकिन मराठा एक मिशन के तहत राजस्थान में अपने पांव जमाने के उद्देश्य से, राजनीतिक महत्व के तहत मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश 1734 बूंदी में किया था। याद रखना, सबसे पहले बूंदी में इन्होंने प्रवेश किया था। बूंदी में प्रवेश क्यों किया, बूंदी विवाद के कारण प्रवेश किया था। बूंदी विवाद क्या है इसको थोड़ा सा समझना है। बूंदी विवाद के कारण, अभी मैं लिखने का आपको समय दूंगा तब आराम से आप लिख लेना। बूंदी विवाद के कारण इन्होंने ये मैटर किया था। देखो हुआ क्या था, बूंदी के एक राजा थे, बूंदी के शासक जिनका नाम था बुद्ध सिंघाड़ा, जान से समझना फिर मैं लिखवा दूंगा अलग से। बुद्ध सिंघाड़ा, बूंदी के शासक का नाम था बुद्ध सिंघाड़ा, और बुद्ध सिंघाड़ा की रानी का नाम था अमरी कंवर।
बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी का नाम बताओ क्या था? अमरी कंवर इनका नाम हुआ करता था। ठीक है, ये जो अमरी कंवर है इनके दो पुत्र थे। बुद्ध सिंह हाड़ा के दो पुत्र थे, दो पुत्र, और दो पुत्रों में एक पुत्र का नाम था भवानी सिंह, भवानी सिंह, और भवानी सिंह के अलावा दूसरे बेटे का नाम था उमेद सिंह। एक बेटे का नाम भवानी सिंह और दूसरे बेटे का नाम बताओ क्या था? उमेद सिंह। नहीं, लिखना शुरू नहीं करना है, लिखना मैं बताऊंगा तभी लिखना शुरू करना। अभी केवल आपको समझना है कि बूंदी बुद्ध सिंह हाड़ा, बूंदी का विवाद क्या है। बूंदी शासक बुद्ध सिंह हाड़ा, इनकी रानी अमरी कंवर और इनके दो बेटे थे, एक का नाम था भवानी सिंह और एक का नाम बताओ क्या था? उमेद सिंह। एक का नाम बताओ क्या था? उमेद सिंह। अब विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं, जयपुर के जो राजा है जय सिंह, उन्होंने यह विवाद शुरू किया था, सवाई जय सिंह ने। क्योंकि सवाई जय सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था कृष्णा। सवाई जय सिंह की बेटी का नाम था कृष्णा। क्या नाम था? कृष्णा। और कृष्णा का विवाह बूंदी में एक जगह पड़ती है करवड़, करवड़ के सामंत थे जिनका नाम था दल्ले सिंह हाड़ा। करवड़ के सामंत का नाम था दल्ले सिंह हाड़ा। करवड़ के सामंत का नाम था दल्ले सिंह हाड़ा। उनके साथ सवाई जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कंवर कृष्णा का विवाह करवाया। अब मुझे आप रीजनिंग का प्रश्न है, रक्त संबंध का, आप मुझे बताना। बूंदी रियासत के उत्तराधिकार युद्ध में जो उमेद सिंह और दल्ले सिंह के मध्य हो रहा था, बूंदी महाराजा बुद्ध सिंह की पत्नी आनंद कंवर ने, अरे कवि व्यास थोड़ा सा सब्र रखो, अब इसको अपने समझना है। सवाई जय सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा की शादी बूंदी के एक व्यक्ति दल्ले सिंह के साथ करवाई। रीजनिंग का प्रश्न है, मुझे ये बताओ दल्ले सिंह के रिश्ते में सवाई जय सिंह क्या लगेगा? फटाफट कमेंट करके बताओ कि सवाई जय सिंह ने अपनी बेटी कृष्णा की शादी बूंदी के दल्ले सिंह हाड़ा के साथ करवाई थी। दल्ले सिंह के रिश्ते में सवाई जय सिंह क्या लगेगा? दल्ले सिंह के रिश्ते में सवाई जय सिंह क्या लगेगा? कुछ ना कुछ तो लगेगा। क्या लगेगा? ससुर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ससुर लगेगा। दल्ले सिंह दामाद है और सवाई जय सिंह उनके ससुर है। बिल्कुल, सवाई जय सिंह ससुर है और दल्ले सिंह दामाद है। ये सवाई जय सिंह दल्ले सिंह हाड़ा को बूंदी की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। इधर एक रिलेशन और देखो, ये जो अमरी कंवर है, ये अमरी कंवर, ये सवाई जय सिंह की बहन है। ये अमरी कंवर सवाई जय सिंह की बताओ क्या है? बहन है। अब मुझे बताओ, अमरी कंवर सवाई जय सिंह की बहन है तो बुद्ध सिंह हाड़ा सवाई जय सिंह के रिश्ते में क्या लगेंगे? ये भी रिलेशन बताओ। वापस देखो, फटाफट कमेंट करके बताना कि सवाई जय सिंह की बहन अमरी कंवर, अमरी कंवर की शादी बुद्ध सिंह के साथ हो रखी है, तो बुद्ध सिंह जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के रिश्ते में क्या लगेंगे? क्योंकि अपन राजस्थान रिश्तेदारियों में उलझा हुआ है। बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जीजा लगेंगे, जीजा लगेंगे, बिल्कुल जीजा लगेंगे, बहनोई लगेंगे, साला जीजा। यानी सवाई जय सिंह तो है आपके साला और बुद्ध सिंह हाड़ा बताओ रिश्ते में क्या लगते हैं? जीजा। बहनोई लिख लो, जवाई साहब लिख लो, जीजा जी लिख लो, बिल्कुल सही बात है। जिया जी लगेंगे, जिया जी लगेंगे, ठीक है, बहनोई लगेंगे, जो भी है, बटाऊ लगेंगे, जो भी तुम्हें मानना है। अब मुझे यह बताओ, नेचुरली अपने समाज की रियलिटी में एक आदमी को, एक कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपके ऊपर लेके देखना कि आप एक व्यक्ति हैं, आपको आपका जवाई प्यारा लगेगा या आपका बहनोई प्यारा लगेगा? दोनों में सबसे प्यारा कौन लगेगा एक वक्त के बाद? ईमानदारी से बताना कमेंट करके। एक राजस्थान की सामाजिक स्थिति में हालांकि दोनों ही प्यारे लगते हैं, लेकिन फिर भी मन है, जीव है, थोड़ा बहुत 19-21 होए बगैर रहा नहीं जाता। आप एक उम्र पर हो, आप 50-60 साल के आदमी हो, आपने अपनी बेटी की शादी किसी के साथ करवाई, तो आपको वो जवाई प्यारा लगेगा या आपका बहनोई प्यारा लगेगा? सबसे ज्यादा बताओ कौन? बुद्ध सिंह हाड़ा सवाई जय सिंह के बहनोई लगेंगे। प्यारा कौन लगेगा? ईमानदारी से बताना। हाँ, जमाई लगेगा सर, दामाद लगता है प्यारा तो जमाई लगेगा। फूंपा लगेगा? अरे फूंपा काहे का प्यारा लगेगा? जमाई लगेगा। अपने राजस्थानी में तो कहावत है भाई कि
ससुराल सास ससुर तक और ननिहाल नाना नानी तक। यानी ससुराल में जवाई का तब तक लाड कोड होता रहता है जब तक उसके सास और ससुर जीवित हो। ससुराल सास ससुर तक और ननिहाल नाना नानी तक। ननिहाल में आपका रुतबा तब तक कायम है जब तक आपके नाना और नानी जीवित है। हालांकि बाद में भी मान सम्मान होता है, लेकिन एक तो नाना नानी होता है तो फिर अलग रोप रहता है, फिर मामा मामी भी प्यार तो करते हैं लेकिन वो मजा नहीं है। और ससुराल में जब तक आपके सास और ससुर है तभी तक मामला बेटा रहेगा। बाद में ठीक है, आना है जाना है, लेकिन वो मौज नहीं है जो सास ससुर तक है। इसलिए सवाई जयसिंह दल्ले सिंह हाड़ा को बूंदी की कुर्सी पर बैठाना चाहता है। दल्ले सिंह को अगर बिठाना है तो बूंदी के राजा किसको हटाना पड़े? बुद्ध सिंह को हटाना पड़े। और बुद्ध सिंह को हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए, और बहाना मिल भी गया। बहाना क्या था? ये जो बुद्ध सिंह की रानी थी अमरी कंवर, जो जयसिंह की बहन हुआ करती थी, इस अमरी कंवर और बुद्ध सिंह के बीच में भी नहीं बनती थी। बुद्ध सिंह रोज अमरी कंवर को कहता था कि तूने ये कर दिया यार, तूने ये कर दिया यार, तू ऐसे नहीं यार। कभी कभी तो कैरेक्टर को लेकर के भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते थे, चरित्र को लेकर के भी। और राजस्थानी महिलाएं बाकी सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन आप उनके चरित्र के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे तो फिर वो मामला समझ से परे हो जाएगा, फिर वो शक्ति का रूप प्रदर्शित करेगी। इसलिए राजस्थानी महिलाओं के चरित्र पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि चरित्र अपना बेहद सहज होता है, सरल होता है राजस्थान वालों का। इसलिए बुद्ध सिंह हाड़ा ने अमरी कंवर के चरित्र के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। यहां तक भवानी सिंह जो उनका बेटा है, इसको जन्म को लेकर के भी तरह तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए कि ये है वो है, भवानी सिंह ठीक नहीं है। जब अमरी कंवर के ऊपर ये आरोप लगे तो जयसिंह को मौका मिल गया, और जयसिंह ने कहा अच्छा मेरी सिस्टर के ऊपर तुम इस टाइप के आरोप लगा रहे हो, मेरे भांजे के ऊपर तुम इस टाइप के आरोप लगा रहे हो। सवाई जयसिंह ने अमरी कंवर के ऊपर लगे आरोपों से नाराज होकर बुद्ध सिंह हाड़ा को मार दिया। बुद्ध सिंह हाड़ा को मार करके उसके बेटे किसको मार दिया? भवानी सिंह को मार दिया। और बुद्ध सिंह हाड़ा और भवानी सिंह जब दोनों को मार दिया तो फिर इधर अमरी कंवर के एक बेटा और यानी बुद्ध सिंह का एक बेटा जीवित बचा, उमेद सिंह। तो अमरी कंवर ने अपने सवाई जयसिंह को कहा कि ठीक है तुमने बुद्ध सिंह को तो मार दिया जो मार दिया, लेकिन मेरे बेटे उमेद सिंह को कुर्सी पर बिठा दे। लेकिन सवाई जयसिंह ने कहा नहीं, कुर्सी पर उमेद सिंह नहीं बैठेगा, कुर्सी पर मेरा जवाई बैठेगा। जवाई बताओ कौन है? दल्ले सिंह हाड़ा। और दल्ले सिंह हाड़ा को कुर्सी पर बिठाने का प्रयत्न हुआ। इससे नाराज हो गई थी अमरी कंवर। अमरी कंवर ने कहा कि अच्छा तेरा जवाई बैठेगा और मेरा बुद्ध सिंह का बेटा नहीं बैठेगा। जयसिंह ने कहा कि देख बेना वो मैटर साइड में रख। इसने कहा कि नहीं, बैठेगा तो मेरा बेटा उमेद सिंह बैठेगा। सवाई जयसिंह ने कहा कि तेरा बेटा उमेद नहीं बैठेगा, बैठेगा कुर्सी पर तो कौन बैठेगा? दल्ले सिंह जो मेरा जवाई बैठेगा, ध्यान रखना। अब दल्ले सिंह को कुर्सी पर बिठा दिया, और जब दल्ले सिंह को कुर्सी पर बिठा दिया तो अमरी कंवर ने मराठाओं को लेटर लिखा, और मराठाओं को लेटर लिख के कहा कि आ जाओ मेरी मदद कीजिए और मेरे बेटे उमेद सिंह को राजा बनाइए। और मराठा इसी फिराक में थे। भाई मराठाओं को राखी भेजी गई। और आपको अगर कोई भैया कहे, आपको कोई भी चलता हुआ व्यक्ति, कोई भी गर्ल्स आपके पास आए और कहे कि भैया प्लीज हेल्प मी, तो क्या आप भैया बनकर हेल्प करोगे या नहीं करोगे? एक बार बताना दके। अगर मराठाओं से भैया बोल करके अमरी कंवर मदद मांग रही कि भैया मेरी हेल्प करो, मेरे बेटे को कुर्सी पर बिठाओ, तो मराठा हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? आप भी करोगे। आपको भी अगर कोई कहे कि भैया प्लीज हेल्प मी, तो आप कर दोगे। और अमरी कंवर के बुलावे पर मराठा राजस्थान आ जाते हैं, और उसके बाद राजस्थान छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। और इन्हीं मराठाओं से परेशान होकर के राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, और वो संधियां आगे जाके क्रांति का बताओ क्या बन गई थी? कारण बन गई थी। तो ध्यान रखना, मराठाओं का आगमन राजनीतिक महत्व के तहत बूंदी विवाद के पश्चात हुआ था। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बूंदी विवाद के पश्चात। बूंदी विवाद के पश्चात। बूंदी विवाद क्या है? तो बूंदी विवाद में शॉर्ट में लिख देता हूं सीधा का सीधा। जयपुर शासक सवाई जयसिंह, पहले मैं लिख देता हूं फिर आप उतार लेना। जयपुर शासक सवाई जयसिंह बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा, बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा एवं उनके पुत्र भवानी सिंह की हत्या कर
भवानी सिंह की हत्या कर, भवानी सिंह की हत्या कर, अपने जमाई करवड़ के सामंत, करवड़ के सामंत, करवड़ के सामंत, करवड़ के सामंत दल्ले सिंह सोडा को, दल्ले सिंह सोडा को, दल्ले सिंह सोडा को, दल्ले सिंह सोडा को बूंदी शासक बनाया, बूंदी शासक बनाया, बूंदी शासक बनाया, बूंदी शासक बनाया। ठीक है, बूंदी शासक बनाया है तुमने, तो फिर विवाद की स्थिति तो होगी। बुध सिंह हाड़ा, एक बार मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। बुध सिंह हाड़ा की रानी अमरी कंवर, अमरी कंवर पुत्र उमेद सिंह को, ये बुध सिंह हाड़ा का पुत्र है, उमेद सिंह को शासक बनाने हेतु, शासक बनाने हेतु मराठाओं से मदद मांगती है, मराठाओं से मदद मांगती है, मराठाओं से मदद मांगती है। ये लो भाई, अब मराठाओं से ये मदद मांगेगी तो भवानी सिंह को क्यों मारा? भवानी सिंह के जन्म के ऊपर तरह तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जा रहे थे। दल्ले सिंह को राजा बना दिया था, इसलिए बनाया था। तो मराठाओं के आगमन का कारण याद रखना। सबसे पहले अपन 1857 की क्रांति, आप बिंदु से भटक मत जाना। 1857 की क्रांति के कारण पढ़ रहे हैं। कारण में अपन ने पहला कारण लिखा ईआईसी के साथ राजपूताना के शासकों द्वारा संधि करना। अब अपन इसी के अंदर इसी पॉइंट की व्याख्या करना। अगर मेंस में आपको लिखना हो तो ये सब व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा लिखना ईआईसी के साथ राजपूताना शासकों द्वारा संधि करना। अब संधि क्यों की? संधि किससे परेशान होकर की थी? मराठाओं से। मराठा राजस्थान में पहली बार कब आए थे? 1711 में आए थे। लेकिन राजनीतिक महत्व के तहत मराठाओं ने राजस्थान में पहली बार प्रवेश 1734 में बूंदी में किया। बूंदी में क्यों किया? क्योंकि बूंदी विवाद चल रहा था। बूंदी विवाद क्या था? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने बुध सिंह हाड़ा एवं उनके पुत्र भवानी सिंह की हत्या कर अपने जमाई करवड़ के सामंत दल्ले सिंह सोडा को बूंदी का शासक बनाया और बुध सिंह हाड़ा की रानी अमरी कंवर पुत्र उमेद सिंह को शासक बनाने हेतु मराठाओं से क्या मांगती है? मदद मांगती है। तो एक बार यहां तक उतारो, क्रांति का कारण लिख करके, और इसको उतारो। फिर आगे बढ़ते हैं। दल्लेल सिंह है, क्योंकि कई किताबों में दल्लेल सिंह, अरे एक ही बात है, दल्ले या दल्लेल, शब्द पर नहीं जाना है। शुद्ध नाम है दल्ले सिंह, दल्ले सिंह। मराठा तो पैसों के लिए काम करते थे ना, बिल्कुल करते थे। मराठाओं को इतिहास में लुटेरे जो है बाड़ायती सैनिक कहा गया, पैसा लेकर के वो युद्ध लड़ते थे। एक बार उतारो यहां तक, फिर आगे मराठाओं की और बातें पढ़ते हैं। फटाफट उतार लो। यस सर, कर लिया नोट। ठीक है, नोट कर लिया तो फिर अगला ये उतारो। फटाफट उतार लो भाई, जल्दी से। एग्जाम में ओनली पॉइंट ही लिखना है ना? हाँ, एग्जाम में पॉइंट ही लिखना है। जल्दी उतारो भाई इस पेज को। पीछे वाला नोट्स नहीं किया, एक बार ये उतार लो, फिर मैं एक स्लाइड पीछे कर दूंगा 1 मिनट के लिए। एक बार ये पेज उतार लो। मैंने तो पूरा नोट कर लिया आपके साथ ही, और अच्छी बात है। ऐसे तो नोट्स ज्यादा हो जाएगा।
सर लिखने का समय थोड़ा और दिया करो, और बिल्कुल और देंगे। लिख लिया, लिख लिया, ठीक है, लिख लिया। तो अगला पेज लिख लिया, नोट कर लिया, ठीक है। अगला पेज देखो, अगला उतार लो। न्यू जिले पढ़ाओगे ना? बिल्कुल न्यू जिले पढ़ाएंगे। सर आपके साथ ही उतार ले तो अच्छा होगा, इसे टाइम बचेगा और समझाता। हाँ आराम से, आज तो पहला दिन है, इसलिए पहले दिन अपन आराम से मस्ती से चल रहे, पैटर्न चेंज कर देंगे। मैं साथ में पढ़ाऊंगा, साथ में लिखवा दूंगा, पहले समझाएंगे फिर मैं भी लिख लूंगा, आप भी लिख लेना। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा मस्ती के अंदर बैठे हैं अपन, मस्त रहो। न्यू जिले पढ़ाओगे ना? हाँ भाई साहब नए जिले पढ़ाऊंगा, ज्योति जी नए जिले पढ़ाऊंगा मैं। हर साल सिलेबस बदलता है क्या? हर साल सिलेबस नहीं बदलता है, ये सिलेबस 2018 2013 से चल रहा है, केवल एक परमार वंश जोड़ा है। हो गया हो गया हो गया, ठीक है, हो गया। तो फिर आगे चलते हैं, सबका हो गया यहां तक, यहां तक हो गया। कुछ ने पहला बिंदु नहीं लिखा था, वो लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई। ठीक है, डन 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 डन। सर मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहा हूं भाई रवि, सबके पढ़ रहा हूं कमेंट। देखो कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, सबके पढ़ रहा हूं, जरूरी है तो मैं जरूर पढ़ूंगा। मेरे सामने हाइलाइट में आपकी प्री की क्लास ली थी, उसके नोट्स बनाए थे, वो अब दोबारा बनाने हैं क्या? देखो इसमें प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग चलेगा, तो प्री के नोट्स प्री के अकॉर्डिंग है, मेंस के नोट्स मेंस के अकॉर्डिंग होंगे। तो प्री और मेंस ये फाउंडेशन बैच के नोट्स होंगे, सेम फाउंडेशन की तरह इसके अंदर चलेगा। मल्लराव होलकर को अमर काऊ ने राखी भेजी थी, बिल्कुल भेजी थी। मल्हर राव होलकर, मल्हर राव होलकर को राखी भेजी थी, ठीक है। अब देखो यहां तक की बातें अपने पढ़ ली कि राजस्थान 1857 की क्रांति का पहला प्रमुख कारण है ईआईसी के साथ राजपूताना शासकों द्वारा संधि करना। संधि का प्रमुख कारण है मराठाओं से परेशानी। मराठाओं से परेशानी, मराठाओं से क्या परेशानी है? मराठा दक्षिण भारत के थे, राजस्थान में मराठाओं का पहला प्रवेश 1711 ईस्वी मेवाड़ रियासत में हुआ था। यहां गलती मत करना, लेकिन मेवाड़ में वो कोई राजनीतिक उद्देश्य के तहत नहीं आए थे। मराठा पहली बार राजनीतिक महत्व के तहत मराठाओं ने राजस्थान में सर्वप्रथम 1734 किस रियासत में हस्तक्षेप किया था? बूंदी में हस्तक्षेप किया था, बूंदी रियासत में हस्तक्षेप किया था। यानी मराठा अपने मिशन को लेकर सबसे पहले कहां पर आए थे? बूंदी में आए थे, बूंदी में आए थे। नेक्स्ट, बूंदी में क्यों आए थे? बूंदी का विवाद था। बूंदी का विवाद क्या था?
जयपुर का राजा सवाई जयसिंह, उसका दामाद था दल्ले सिंह। सवाई जयसिंह बूंदी का राजा अपने दामाद को बनाना चाहता था, जबकि अपने बहनोई को हटाना चाहता था। बहनोई कौन? बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह से छोटा मोटा विवाद भी था, क्योंकि बुद्ध सिंह की जो रानी है अमरी कंवर, वो सवाई जयसिंह की बहन है, और अमरी कंवर पर बुद्ध सिंह तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। ये भी कह रहा है कि भवानी सिंह के जन्म को लेकर के भी आरोप लगा रहे हैं, चरित्र पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। इसलिए जय सिंह ने बुद्ध सिंह को मारा, और बुद्ध सिंह को मार करके अपने सामंत दल्ले सिंह को कुर्सी पर बिठा दिया। जब बुद्ध सिंह को मारा तो अमरी कंवर ने अपने भाई को कहा, जय सिंह को कहा कि भाई मेरा एक बेटा और है, बुद्ध सिंह का एक बेटा और है उमेद सिंह, उसे बूंदी का राजा बनाओ। भाई बुद्ध सिंह मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बेटे को तो राजा बनाओ। लेकिन सवाई जय सिंह ने कहा कि बेटा राजा नहीं बनेगा, मेरा जवाई राजा बनेगा। और जब ये बात हुई तब अमरी कंवर ने मराठाओं को राखी भेज करके मदद मांगी। अब मदद मांगी तो फिर मराठा इनकी मदद करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? निश्चित रूप से मराठा आएंगे। मराठा यहां पर आएंगे तो मराठाओं ने आगमन के बाद मराठा आगमन हुआ, और मराठा आगमन के तहत एक लड़ाई हुई। इस मराठा आगमन के तहत एक लड़ाई हुई थी, जिसे इतिहास में बोला जाता है रामपुरा का युद्ध। बताओ कौन सा युद्ध? रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध लड़ा गया था 1734 के अंदर। अक्टूबर में सेना आई थी और जनवरी के अंदर यह युद्ध लड़ा गया था। तो रामपुरा का युद्ध 1734-35। और मेवाड़ में उस समय शासक कौन था? जब मराठा आए थे, मेवाड़ में उस समय शासक हुआ करते थे संग्राम सिंह सेकेंड। रश्मि जांगीर मेवाड़ में जब मराठा आए थे तब राजा थे संग्राम सिंह सेकेंड। 1710 से 1734 तक संग्राम सिंह सेकेंड के काल में आए थे। जब मराठाओं का आगमन हुआ तो रामपुरा का युद्ध लड़ा गया। रामपुरा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो रामपुरा का युद्ध लड़ा गया था, एक तरफ तो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह के साथ में है दल्ले सिंह हाड़ा। सवाई जयसिंह के साथ में बताओ कौन है? दल्ले सिंह हाड़ा। और दल्ले सिंह जो हाड़ा है, ये दल्ले सिंह हाड़ा, सामने है मराठा, और मराठाओं का मुखिया बताओ कौन है? मराठाओं में है मल्हर राव होलकर। मल्हर राव होलकर, मराठा मल्हर राव होलकर, मल्हर राव होलकर। और ये जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई में बताओ विजेता कौन हो जाता है? विजेता हो जाता मराठा। और मराठा इस युद्ध के बाद बूंदी की कुर्सी पर उमेद सिंह को बिठा देते हैं। मराठा इस कुर्सी के बाद बूंदी की कुर्सी पर किसको बिठा देते हैं? उमेद सिंह को। यानी मराठाओं ने अमरी कंवर की मदद की, और अमरी कंवर की मदद करके जयसिंह और बूंदी के राजा दल्ले सिंह को पराजित किया, और दल्ले सिंह को पराजित करके, और इस युद्ध के बाद मराठाओं ने किसको कुर्सी पर बिठा दिया था? दल्ले सिंह हाड़ा है या सोडा? दल्ले सिंह हाड़ा है भाई। साहिल राठौल, दल्ले सिंह हाड़ा, हाड़ोती में हाड़ा थे। तो विजेता हो गए मराठा। अब ध्यान रहे, मराठाओं ने जब यह युद्ध जीत लिया तो इस युद्ध के पश्चात मराठाओं ने उमेद सिंह को बूंदी शासक बनाया। उमेद सिंह को बूंदी शासक बनाया। नेक्स्ट, मराठा राजस्थान में रहते हुए लूटपाट करते हैं एवं 1756 ईस्वी के आसपास 1756 में अपना मुख्य केंद्र अजमेर को बना लेते हैं। अजमेर को बनाकर राजपूताना नरेशों से चोत वसूल प्रारंभ करते हैं। राजपूताना शासकों से चोत वसूलने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट,
मराठाओं से परेशान होकर, मराठाओं से परेशान होकर, मराठाओं से परेशान होकर ईआईसी के साथ, ईआईसी के साथ राजपूताना शासकों ने, राजपूताना शासकों ने संधियां की, संधि की। ये लो भाई, संधि का कारण आपका ये हो जाता है। अब वापस देखो, संधि के कारण को शुरुआत से एक साथ पढ़ो तो आराम से आ जाएगा। संधियों का कारण मराठा बने थे। मराठा राजस्थान में पहली बार मेवाड़ आए थे, लेकिन वास्तविक उद्देश्य से बूंदी में आए थे। बूंदी वाले विवाद के बाद में मराठाओं ने यहां पर एक लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम था रामपुरा युद्ध। रामपुरा युद्ध में सवाई जयसिंह प्लस दल्ले सिंह दोनों एक साइड थे, वसेज मराठा मल्लेराव होलकर, मल्लेराव होलकर विजेता बताओ कौन हो गए थे? मराठा। और मराठा इस युद्ध को जीतने के पश्चात मराठाओं ने उमेद सिंह को बूंदी का शासक बना दिया और मराठा राजस्थान में रहते हुए लूटपाट करते हुए 1756 ईस्वी के अंदर अपना केंद्र किसको बना लेते हैं? अजमेर को बना लेते हैं और राजपूताना के राजाओं से क्या वसूलना शुरू कर देते? चौथ, यानी जिसे मैं कह सकता हूं कि हफ्ता वसूली कर लेते हैं। राजस्थान के राजाओं से मनचाहा पैसा लूटते हैं और मनचाहा पैसा लूटने के कारण इनसे परेशान होकर के राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से बताओ क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। तो अब यहां से उतारना शुरू करो, एक बार इस युद्ध को उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप प्लीज पूरा कांटेक्ट करवाना सर, सही कारण में लिखाना। अरे बिल्कुल, आप अभी देखो क्लास शुरू हुई है, मैं कह रहा हूं आपको सब कुछ करवा दे। आपको भरोसा तो करना पड़ेगा। पहले तो ये बताओ भरोसा है कि नहीं है, नहीं तो अपने कोई बात नहीं। एक बार कमेंट करके बताओ। देखे, जब मैंने बोल दिया कि जब हिस्ट्री कल्चर पूरी होगी तब तक तमाम समस्याएं आपकी दूर हो चुकी होगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ बातें पढ़ा दूंगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप निश्चिंत रहे, भरोसा तो आपको करना ही पड़ेगा। अब भरोसा नहीं करो तो फिर तुम्हारी मर्जी भाई, और करो तो फिर बता दो, सब कुछ लिखवा दिया जाएगा। चौथ वसूली बताता हूं। दल्ले सिंह सोडा कहां लिखवाया था मैंने? दल्ले सिंह हाड़ा ही लिखवाया था भाई जी। दल्ले सिंह सोडा कहां पर कर दिया मैंने? दल्ले सिंह हाड़ा ही तो लिखा है। दल्ले सिंह सोडा नहीं, दल्ले सिंह हाड़ा है ये। दल्ले सिंह सोडा नहीं है, दल्ले सिंह हाड़ा। दल्ले सिंह बताओ क्या था? हाड़ोती में हाड़ा ही थे। चलो यहां तक रामपुरा का युद्ध लिख लिया, तो फिर अगला बिंदु लिखो, अगला उतारना शुरू करो। दल्ले सिंह सोडा, अरे दल्ले सिंह सोडा नहीं भाई, दल्ले सिंह हाड़ा है। अरे दल्ले सिंह हाड़ोती में हाड़ा है, जहां पर कोई सोडा लिखा हुआ उसको हाड़ा कर लेना। स्टार्टिंग में लिखा था, सोडा नहीं है, हाड़ोती में बूंदी में हाड़ा ही है। ठीक है, उतारो इसको।
हाँ वेरी गुड, 100% भरोसा है। ओके ओके, अजमेर को बनाकर राजपूताना शासकों से चौथ वसूलने का कार्य किया, चौथ वसूलने का कार्य किया, उतार लिया। ओके ओके, आप पर पूर्ण विश्वास है सर, वेरी गुड। टॉपिक कर क्वेश्चन भी कराना, अरे सब करा दूंगा अलेक्जेंडर, मस्त रहे बिंदास रहे तू। उतार लिया होगा सबने। ओके ओके, उतार लिया सर, उतार लिया। ठीक है, उतार लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लो जिन्होंने नहीं उतारा एक बार। ओके, अब चलते हैं भाई। अब मराठाओं ने राजस्थान के अंदर प्रवेश किया, पहली बार मेवाड़ में, अपने राजनीतिक महत्व के तहत प्रवेश किया था बूंदी में। बूंदी वाला विवाद उन्होंने सुलझा दिया था, उमेद सिंह को बूंदी का राजा बना दिया था। लेकिन मराठा राजस्थान को अपना गढ़ बना लेते हैं और राजस्थान में अपना केंद्र अजमेर को बना करके, और अजमेर को बना करके फिर मराठा बुरी तरीके से राजस्थान में लूटपाट करते हैं। यानी राजपूताना के शासकों से बताओ क्या वसूली करते हैं? चौथ वसूली करते हैं। अब राजपूताना के शासकों से चौथ वसूलने का मतलब एक तरीके की आजकल की लैंग्वेज में हफ्ता वसूली में बोल सकता हूं, हालांकि थोड़ा सा भिन्न था लेकिन सेम वैसा ही था। आजकल आपने देखा होगा भाई लोग जो होते हैं वो किसी बड़े व्यापारी को फोन करते हैं और कहते हैं कि 50 लाख रुपए शाम को महेंद्र चौधरी के पास पहुंचा के आना, नहीं तो शाम तक उठा देंगे। ये होता है किसी को, कई गैंगस्टर होते हैं, रोजाना अपने मुकदमे दर्ज होते हैं कि आज व्यापारी को बदमाशों ने धमकाया, तो आज फोन किया कि शाम को 50 लाख रुपए महेंद्र चौधरी के पास उत्कर्ष के बाहर पहुंचा देना, नहीं तो शाम को काम तमाम कर देंगे। धमकी दी तो ज्यादातर पैसों वाले लोग जो होते हैं वो कुछ डर जाते हैं, कुछ पुलिस में जाकर के मुकदमा भी दर्ज करवा लेते हैं, और जो भी होता है धमकी पर काम हो जाता है। सेम मराठा राजस्थान के राजाओं को यही कर रहे थे कि जय सिंह को कह रखा था कि 80,000 रुपए पहुंचा, उसको कह रखा था लाख रुपए पहुंचा, और एक तरीके से लूटपाट का केंद्र बना रखा था। और उस समय 17वीं 18वीं सदी में राजस्थान में कोई इतना शक्तिशाली राजा था नहीं जो मराठाओं से लड़ ले और मराठाओं को लड़कर यहां से भगा दे। हालांकि राजस्थान के सारे राजा इकट्ठे होकर मराठाओं से लड़ने का प्रयास भी करते हैं, जिसको इतिहास में बोलते हैं हुरडा सम्मेलन, लेकिन वो प्रयास विफल हो जाता है। आगे अपन जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, देखो यहां पर अभी बीच में हुरडा सम्मेलन वगैरह लाने का कोई तुक नहीं, सब खाटा खिचड़ा राबड़ी छाछ सब मिक्स करके खाओगे तो नुकसान कर जाएगा। क्योंकि हुरडा सम्मेलन, रामपुरा का युद्ध, जोधपुर का विवाद, ये सब मिडाइवल हिस्ट्री का विषय है। कभी कभी क्या होता है कि यहां पर आपको सीधा लिखवा दिया जाता है मराठाओं का आगमन, तो मराठाओं का आगमन आधुनिक में अपने को नहीं करना है, मराठाओं का केवल आगमन पढ़ना है, उसके बाद क्रांति से शुरू करना है। रामपुरा युद्ध, पिलसुद युद्ध, मंदसौर के युद्ध, ऐसे मराठाओं से खूब सारे युद्ध हुए थे। अभी अपने को केवल इतना ही याद रखना है कि मराठा आ गए थे, फिर मराठाओं को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन, ये हुरडा सम्मेलन भी अपने को यहां नहीं पढ़ना है। हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, राजस्थान के सारे राजा, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती हुरडा, वहां पर राजस्थान के सारे राजा इकट्ठे भी हुए थे और सारे राजाओं ने एक मीटिंग भी की थी, और सारे राजाओं ने कहा था कि देखो भाई मराठाओं से एक एक तो लड़ नहीं पाएंगे, सारे मिलकर के लड़ लेते हैं, और किसी भी रियासत में लूटपाट हो तो सब एक साथ आ जाएंगे, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सब कुछ एक साथ आकर के और हम लड़ लेंगे, और मराठाओं से मिलकर लड़ेंगे तो मराठाओं को हरा सकते हैं। लेकिन जब ये मीटिंग हुई तो ये असफल ही हो गई थी, क्योंकि अपने राजस्थान वाले जितने अच्छे हैं कुछ ना कुछ अपने अंदर बुराइयां भी रह जाती है। आपसी झगड़े अपने कभी नहीं मिटते, छोटी छोटी बातों को लेकर अपन राजस्थान के लोग लड़ लेते हैं। अपने गांव में तो हाल और ज्यादा खराब, अब गांव जितने किताबों में अच्छे दिखते हैं अब रियलिटी में उतने अच्छे रहे नहीं है। हालांकि सारी जगह ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल अपन देखते हैं गांव में भाई भाई से लड़ रहा है, किसी का रास्ता रोका जा रहा है, नाली को लेकर लड़ रहे हैं कि तेरा पानी इधर आ गया। जब अपन इतने छोटे छोटे इश्यूज को लेकर लड़ लेते हैं तो क्या राजस्थान के सारे राजा
वहां पर जब हुरडा में इकट्ठे हुए थे भीलवाड़ा के अंदर, तो क्या एक साथ सहमत हो जाएंगे? नहीं। पुरानी रंजिशों को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, जयपुर वाला कह रहा है कि जोधपुर वाले ने ये कर दिया, बीकानेर वाला कह रहा है ये कोटा वाला काम का नहीं, कोटा वाला कह रहा है बूंदी वालों को तो मारूंगा ही मारूंगा। यानी आपसी झगड़े के कारण, आंतरिक विरोधाभास के कारण वो हुरडा का सम्मेलन जो मराठाओं के विरुद्ध एक संगठन बन रहा था कि राजस्थान के राजा मिलकर लड़ेंगे, वो असफल हो गया था। और उस असफल होने के बाद तो मराठाओं ने आतंक सा मचा दिया था राजस्थान में, क्योंकि मराठाओं को भी पता लग गया कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को छोटी क्लास से पढ़ाया जा रहा है कि संगठन में शक्ति थी। एन ऑनेस्ट वुड कटर की कहानी अपने को पढ़ाई जा रही है कि जब तक संगठित रहोगे दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जिस दिन तुम्हारा संगठन बिखरा, कॉलर पकड़ लेगा दुश्मन। यही हुआ, हुरडा में असफल हुए, मराठाओं ने लूटपाट की। राजस्थान के राजाओं में उस समय इतना कोई शक्तिशाली था नहीं कि मराठाओं को यहां से भगा दे, इसलिए लास्ट के अंदर अंग्रेजों की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि एक से बचना हो तो दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और अंग्रेजों की तरफ हाथ बढ़ाया, अंग्रेजों से संधियां की, और उसी संधि को इतिहास में क्रांति का कारण बता दिया था। यानी ईआईसी के साथ राजपूताना शासकों द्वारा संधि। संधि का प्रमुख कारण बताओ किससे परेशानी थी? मराठाओं से परेशानी थी। ध्यान रखना, मराठाओं से परेशानी, ये परेशानी इसकी वजह से अपने संधि कर ली थी। ठीक है, अब जब अपने मराठाओं से संधि कर ली है तो फिर संधि की शर्तें क्या क्या है? राजस्थान के राजाओं की जो अंग्रेजों से संधि हुई है, राजपूताना शासक, राजपूताना शासक और ईआईसी के साथ संधि, ईआईसी के साथ संधि। अब यहां पर भी दो बातें याद रखना, ईआईसी के साथ संधि। संधि की शर्तें क्या है? दो तीन शर्तें याद रखना, क्योंकि यहां से मेंस के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। संधि की शर्तें क्या है? शर्त नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? शर्त नंबर 1 यह है कि मराठाओं से राजपूताना शासकों की सुरक्षा, राजपूताना शासकों की सुरक्षा ईआईसी करेगी। सुरक्षा ईआईसी करेगी। ये लो भाई, यानी जो मराठाओं से राजस्थान के राजा परेशान चल रहे हैं, मराठाओं ने जो लूटपाट का आतंक यहां मचा रखा है, उस आतंक से अंग्रेज राजस्थान के राजाओं को सिक्योर, अंग्रेज आपको कह रहे हैं कि राजाओं तुम सिक्योर हो जाओ, तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मराठा छेड़ेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपने राजाओं को लगा कि यार कितने सज्जन है ये अंग्रेज, कितनी हेल्प कर रहे हैं हमारी, और हम हमारी सिक्योरिटी करेंगे। राजाओं ने कहा बदले में तुम क्या करोगे? इन अंग्रेजों ने कहा कि राजा अंग्रेज खिराज लेंगे, ईआईसी को खिराज दे होगी। खिराज का मतलब ये एक तरीके का टैक्स लेंगे, खिराज दे होगी, ये याद रखें, एक खिराज दे होगी। यानी अंग्रेज मदद तो करेंगे अपनी, लेकिन हमें बदले में उनको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स को बताओ, उस समय अंग्रेजों को दिया जाने वाला जो टैक्स था वो बताओ कौन सा था? खिराज। ये वैसे एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था, इसको आगे अपन किसान आंदोलन में और एक्सप्लेन करेंगे। तो राजस्थान के राजाओं की अंग्रेज सुरक्षा कर देंगे, बदले में राजस्थान के राजा उन्हें टैक्स दे देंगे। ठीक है, यहां तक तो मामला ठीक था। नंबर 3, एक दूसरे के शत्रु को शत्रु एवं दोस्त को दोस्त माना जाए, ये शर्त नंबर 3 थी। मैं कह रहा हूं सरल भाषा में लिखना, सरल भाषा में। इसका मतलब भाई, मैं मान लीजिए राजा हूं, आप अंग्रेज हो, आप और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट की पहली शर्त यह है कि आप मुझे कह रहे हो कि तुझे महेंद्र चौधरी तू डर मत, हम तेरी मदद करेंगे, तेरे ऊपर कोई भी अटैक होगा तो हम तेरी सिक्योरिटी करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप मेहरबानी रखना। मैंने आपसे पूछा कि तुम मेरी सिक्योरिटी तो कर रहे हो, लेकिन मेरे से क्या लोगे? तो उन्होंने कहा कि खिराज दे देना, तुम वैसे भी मराठाओं को चोट देते हो, टैक्स देते हो, हमें निश्चित टैक्स दे देना, खिराज दे देना। राजाओं ने कहा ठीक है। शर्त नंबर 3, आपके शत्रु मेरे भी शत्रु है, और जो मेरे दोस्त है वो आपके भी दोस्त है। यानी अगर किसी अंग्रेज अधिकारी की किसी राजा से नहीं बनती है
तो फिर राजस्थान के राजाओं की भी उन राजाओं से नहीं बनेगी। अंग्रेजों का जो शत्रु होगा वो राजाओं का शत्रु भी माना जाएगा, और जो अंग्रेजों का दोस्त होगा वो राजाओं का दोस्त होगा। एक दूसरे के शत्रु को शत्रु एवं दोस्त को दोस्त माना जाएगा। शर्त नंबर बताओ कौन सी है? 3 रखी गई थी। एक दूसरे का शत्रु शत्रु व एक दूसरे का दोस्त दोस्त माना जाएगा। नंबर 4, राजा किसी भी बाह्य युद्ध एवं संधि का निर्णय EIC के परामर्श पर करेगा। EIC के परामर्श पर करेगा। ये लो भाई, यानी अब मान लीजिए मैं जयपुर का राजा हूं और मैंने अंग्रेजों से संधि कर ली, तो अंग्रेजों से संधि कर ली, ठीक है, अब मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अंग्रेजों की है। लेकिन कल को मेरी भरतपुर वालों से बिगड़ जाए आदमी की, 2 आदमी एक साथ होंगे तो लड़ ही लेते हैं, 2 बर्तन भी अगर एक साथ रहते हैं तो बजने की आवाज आ जाती है, तो फिर आदमी है, राजा है, लड़ ही लेंगे। अब मान लीजिए मेरी भरतपुर वालों से लड़ाई हो गई, तो मैं भरतपुर वालों को खुला चैलेंज नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि हिम्मत है तो आ जाना मैदान के अंदर। अब मुझे पहले अंग्रेजों से बात करनी पड़ेगी। मुझे अंग्रेजों को कहना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे भरतपुर वालों से लड़ना है। अंग्रेज कहेंगे कि नहीं लड़ना है, मतलब नहीं लड़ना है। अंग्रेजों से आपको सलाह लेनी पड़ेगी। अंग्रेज ही निर्णय करेंगे कि आपको किसी अन्य रियासत से लड़ना है या नहीं लड़ना है, या राजस्थान से बाहर कहीं लड़ना है या नहीं लड़ना है। अगर मेरे को मान लीजिए जोधपुर के राजा के साथ व्यवसायिक संबंध स्थापित करने कोई संधि करनी है, नहीं कर सकता। पहले EIC से सलाह लो। EIC की परामर्श से ही तुम संधि करोगे, और EIC के परामर्श से ही ध्यान रखना तुम जो है राजस्थान के राजा जो है वो आपके किसी अन्य से व्यापार कर सकेंगे, संधि कर सकेंगे, और व्यापार भी नहीं कर सकते, संधि कर सकेंगे और लड़ाई कर सकेंगे। ये 4-5 प्रमुख शर्तें अपने को याद रखना है। राजपूताना शासकों की EIC के साथ में शर्तों में मुख्य रूप से शर्तें याद रखनी है। एक बार उतारो इस संधि की शर्तें, फिर संधि कब कब हुई वापस बताना, फटाफट बताओ, उतारो एक बार। ये सर ये शर्तें तो इंडिया हिस्ट्री में भी है, तो भाई जी इंडिया हिस्ट्री में है तो राजस्थान हिस्ट्री अब चेंज थोड़ी होगी, संधि की शर्तें तो यही रहेगी। उतार लो, जल्दी से उतार लो। सर सेकेंड लाइन बोल दीजिए। सेकेंड लाइन है EIC को खिराज देनी होगी। खिराज, सेकेंड लाइन है खिराज देनी होगी। EIC को खिराज देनी होगी। उतारो एक बार, खिराज देनी होगी। हाँ वैशाली शर्मा, साथ साथ ही लिखवाएंगे। आज तो पहला दिन है इसलिए आराम से शुरुआत के 3-4 और आराम से धीमे धीमे ही खेल रहे हैं। अभी हार्ड हिटिंग शुरू करेंगे, पहला ओवर विकेट नहीं जाए इसलिए आराम से। आज स्लो लग रहा है। अच्छा थोड़ा सा रन गति तेज करेंगे अगली क्लास के अंदर। उतार लिया सर आपके साथ ही, ओके। हमारे राजा उस समय हमारे राजा मजबूर थे दोनों तरफ से, क्या कर सकते हैं, वक्त का भरोसा नहीं है कब हो जाए, ठीक है। अब यहां तक उतार लिया संधि की शर्तें, तो फिर आगे बढ़ते। EIC का पूरा नाम तो बताओ सर। E का मतलब ईस्ट, I का मतलब इंडिया, C का मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC का पूरा नाम कर लिया। ऐसे नहीं पढ़ा सर मैंने आज तक क्रांति को, ऐसे नहीं पढ़ा, आज पढ़ दो, नहीं पढ़ा तो ठीक है। अब देखो संधियों की ये प्रमुख और भी शर्तें हैं, ध्यान रखना। शर्तें इतनी नहीं है, लेकिन अपने को 5 लाइनें लिखनी हो मेंस के अकॉर्डिंग, या 2 नंबर का प्रश्न आ जाए कि संधि की शर्तों का उल्लेख करो, तो ये शर्तें अपने ध्यान रखना। परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि राजपूताना शासक व अंग्रेजों के मध्य शर्तों के कोई 2 शर्तें लिखिए, तो ये अपने याद रखने हैं शर्तें, ठीक है। अब राजस्थान के राजाओं ने, राजस्थान के राजा और अंग्रेज इनके साथ जो संधियां हुई थी वो 2 टाइप की हुई थी।
राजपूताना शासक, राजपूताना शासक, राजपूताना शासक और EIC, EIC संधि, EIC से संधि। ये दो टाइप की संधियां थी और दोनों टाइप की संधियों को अलग अलग पढ़ना है। एक संधि थी, ध्यान रखना, जिसको बोलते हैं सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि। और सहायक संधि ये 1803 में आई थी। वैसे पूरे भारत में 1799 में आ गई थी, लेकिन राजस्थान में 1803 में आई थी। और जनक इसके अगर आपसे कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेजली। इसका जनक बताओ कौन है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली इसका जनक है। और दूसरी जो संधि का कंसेप्ट है वो है आश्रित पार्थक्य की संधि, आश्रित पार्थक्य, आश्रित पार्थक्य संधि, या इसी को अपन बोल देते हैं, आश्रित पार्थक्य की संधि को अधीनस्थ संधि। बताओ क्या बोल देते हैं? अधीनस्थ संधि, आश्रित पार्थक्य की संधि या अधीनस्थ संधि। ये कंसेप्ट तो वैसे पहले ही आ गया था, लेकिन राजस्थान में 1817-18 और इसका जो जनक था वो जनक था, ध्यान रखना, आपका लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग को इसका जनक माना जाता है। तो ये दो टाइप की संधियां अपने को पढ़नी है। संधियां क्यों हुई इसके रीजन देख लिए, संधियां मराठाओं के कारण हुई, संधियों की शर्तें क्या थी वो देख ली, और संधियां कितने टाइप की हुई थी? दो टाइप की हुई थी, सहायक संधि जनक लॉर्ड वेलेजली और आश्रित पार्थक्य संधि अधीनस्थ संधि लॉर्ड हेस्टिंग। एक बार ये उतारो, फिर इन संधियों को एक, अभी पहला ही पॉइंट चल रहा है क्रांति के कारण का, ये प्रीक में आ सकता है इसलिए पढ़ रहे हैं। मेंस में जब लिखेंगे तब तो एक ही लाइन लिखनी है कि EIC के साथ आश्रित पार्थक्य की संधि। एक बार इन दोनों को उतारो फिर आगे चलते हैं। सर ये दिमाग, मुझे तो क्लास फास्ट लगी आज की, कल से तो एडवांस पढ़ के आऊंगी। वेरी गुड, कल से एडवांस पढ़ के आना आराम से। एडवांस पढ़ लो तो फिर मजा ही आ जाए, काम ही हो जाए पूरा। एडवांस छोड़ के तुम तो जो पढ़ाया जा रहा वो भी पढ़ लोगे तो भी RPSC तुम्हारा एहसान मानेगी कि भाई साहब आप इतना पढ़ के आ गए, हम आपके चरण कहाँ हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। तो इतना भी पढ़ लोगे तो भी RPSC लाइफ टाइम एहसान मानेगी आपका कि आपने इतना पढ़ा क्यों, ये तो ज्यादा पढ़ लिया। ठीक है, तो अब ये दो संधियां रह जाती है, तो इन संधियों को अभी तो एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे। कल की क्लास में जैसे आएंगे पहले सहायक संधि को एक्सप्लेन कर लेंगे, सहायक संधि के बाद में आश्रित पार्थक्य संधि को एक्सप्लेन कर लेंगे। यानी क्रांति का पहला रीजन अपन पढ़ रहे थे आश्रित पार्थक्य की संधियां, तो ये पहला रीजन। अब इनको आज की क्लास में नहीं पढ़ करके इन संधियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज की पहली क्लास थी, बेसिक परिचय था, धीमे धीमे गति से शुरुआत की थी। कल अपन इसको फिर से व्यवस्थित करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर कल इसी वक्त मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम सा।